हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार अकाउंटेंसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे को ये जानना है, आपका इंग्लिश का एग्जाम अच्छा हुआ ना? क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी, आपको 300 प्लस एमसीक्यू मैंने दे दिया था। ठीक है। प्लस मैंने प्रोज पोएम सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो 3 वीडियो थी हमारी इंग्लिश की, ऑल पोएम की एक वीडियो थी, ऑल प्रोज की एक वीडियो थी और एमसीक्यू की एक वीडियो थी। ठीक है। किसी रीजन की वजह से हम लोग हिंदी नहीं करा पाए, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट अभी आपको, अब आपका जो मेन एग्जामिनेशन है वो अकाउंटेंसी का है। तो एक बार मैं अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ाया होगा मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको पता, मेरा एक वीडियो आया है फुल सिलेबस वन शॉट पार्ट ए, जिसमें मैंने 2 चैप्टर कवर किया है, पार्टनरशिप और इंश्योरेंस क्लेम। पार्टनरशिप 15 नंबर का है, इंश्योरेंस क्लेम 25 नंबर का है। ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूँ एज पर द 2025 एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 4 का, मैं वही एग्जाम पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको मार्क्स बता रहा हूँ। तो मेरा जो फुल सिलेबस वन शॉट पार्ट ए है, उसमें मैंने आपको 40 मार्क्स कवर किया है। तो अगर किसी को पास होना है, तो वो अगर फुल सिलेबस वन शॉट पार्ट ए देखेगा, 40 नंबर उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन पास होने वाली क्राइटेरिया क्या है, मैं थोड़ा उसके थोड़ा 2 मिनट बाद बोलूंगा, पहले समझ लो करना क्या है और कैसे भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो फुल सिलेबस पार्ट ए जो हमारा था, उसमें पार्टनरशिप था और इंश्योरेंस क्लेम। कमेंट बॉक्स में आपको अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने ये पार्ट ए डाल के रखा है। ठीक है। साथ ही साथ मैंने कंसाइनमेंट भी आपको दे दिया है 10 मार्क्स का। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 40 से 50 नंबर हम लोगों ने कर लिया। देखिए, 15 प्लस 25 40, 10 50, ये 50 नंबर का मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट, मेरा जो अकाउंटेंसी का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैंने वहां पे डाल दिया 50 नंबर। ठीक है ना? अभी आपका है डिपार्टमेंटल, ये भी उस प्लेलिस्ट में डाल देंगे। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, जो वीडियो आप देख रहे हो, ये भी उस प्लेलिस्ट का हिस्सा हो जाएगा। तो ये डिपार्टमेंटल है 15 नंबर का। तो प्लेलिस्ट में कितना था? 50, और डिपार्टमेंटल लेकर कितना हो गया? 65। ठीक है ना? तो अभी तक का सिनेरियो ये है कि ये डिपार्टमेंटल लेकर के हमारा ये पोर्शन क्या हो गया? 65 का कंप्लीट हो गया है। ओके। अब सर बोलेंगे, सर 17 तारीख को एग्जाम है। जिन लोगों का 4 साल वाला है बीकॉम, उनका 17 तारीख को एग्जाम है। जिनका 3 साल वाला है, उनको 18 तारीख को एग्जाम है। तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। आपके लिए ना कल आएगा वन शॉट पार्ट बी। जैसे पार्ट ए में 2 चैप्टर मैंने कवर किया था, ऐसे ही हमारा वन शॉट पार्ट बी आएगा, जिसमें मैं ब्रांच अकाउंटिंग और हायर परचेज कंप्लीट करूंगा। तो सर ये कब आएगा? आपको ये 15 अगस्त को आएगा, हैप्पी इंडिपेंडेंस बोल करके। ठीक है। और ये सुबह सुबह मैं अपलोड कर दूंगा, सुबह सुबह अपलोड करूंगा, 8 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे के बीच में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो आप एक्टिव रहिएगा। ठीक है। 8 से 10 के बीच में कभी भी वीडियो, 8 बजे भी आ सकती है, 9 बजे भी आ सकती है, 10 बजे भी आ सकती है, कभी भी आ जाएगी। ठीक है। तो 8 से 10 के बीच में, और कल टुमारो मॉर्निंग 15 अगस्त को 8 से 10 के बीच में ये वीडियो आपको मिल जाएगा, फुल सिलेबस वन शॉट पार्ट बी। ठीक है ना? इसको आपको देखना है। ओके। इसके बाद हम लोग यूट्यूब लाइव करने वाले हैं 15 अगस्त को, फुल सिलेबस यूट्यूब लाइव। जब मैं फुल सिलेबस की बात करता हूं, तो उसमें मैं ये सारे चैप्टर कवर करने वाला हूं। ठीक है। ये सारे चैप्टर कवर करने वाला हूं, फुल सिलेबस। ठीक है। तो सर ये यूट्यूब लाइव कब होगा? 6 PM होगा। 15 अगस्त को 6 PM हम लोग यूट्यूब लाइव करने वाला है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज बी द पार्ट ऑफ यूट्यूब लाइव। ठीक है ना? आप ये वाला वीडियो देखिएगा, वन शॉट पार्ट बी। आप ये वीडियो देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा ना हो। मैं 5 घंटे के अंदर ही कोशिश करूंगा, मेरा कोशिश रहेगा। ब्रांच 2 घंटा और एचपी 2 घंटा, मतलब 4 घंटे की वीडियो रहेगी। तो अगर मैं 8 बजे भी डालूंगा, 8 बजे भी वीडियो अगर मैं डालूंगा, और अगर आप इसको 2 PM तक खत्म कर पाए या 3 PM तक खत्म कर पाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप 2-3 घंटे का रेस्ट लेकर के शाम को 6 बजे आप जुड़ेंगे यूट्यूब लाइव के लिए। यूट्यूब लाइव के लिए आपको शाम को 6 बजे जुड़ना है। ठीक है। प्लस आपको एक काम और अच्छे से करना है। जब आप यूट्यूब लाइव में आएंगे ना, तो आपको इस दिमाग में रखना है कि मेरे को आता है या मेरे को नहीं आता है। ये जो कसमकस में है ना, इसमें मत आइएगा, सर मेरे को आता है मैं नहीं जुड़ूंगा, या मेरे को नहीं आता है तो मैं पहले वन शॉट देख कर आऊंगा। नहीं, आप यूट्यूब लाइव में जुड़ेंगे, मैं आपको हर चैप्टर का बेसिक्स आपको रिवीजन करवा दूंगा, ओनली बेसिक, लेकिन बहुत फास्ट रिवीजन कराऊंगा। 5 मिनट का बेसिक होगा हर एक चैप्टर का। और मैं जो जो सम्स कराऊंगा, वो वन शॉट वाले सम्स नहीं रहेंगे। ठीक है। तो जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, उनके लिए वो चीज पहले करना, बाद में जाकर वन शॉट देख लेना। तुम्हारा पहले का वन शॉट देखा हुआ, तुमको दिक्कत नहीं होगा, तुमको बराबर समझ में आएगा, तुमको बराबर समझ में आएगा। ठीक है। तो वन शॉट वाले जो क्वेश्चंस होंगे और यूट्यूब लाइव वाले जो क्वेश्चंस होंगे, वो डिफरेंट होंगे। अब लाइव का फायदा क्या? तुमको लेट से कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे से पूछो ना,
चैट करो ना, चैट में बोलो ना भैया ये वाला समझ में नहीं आया सर, मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है। किसी को बोलना सर आप मेरे दोस्त है, दोस्त ये समझ में नहीं आया, बोलो ना भाई हम तुम्हारे लिए हैं। तो लाइव इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं लाइव नहीं करवाया था, इतने डाउट इतने डाउट इतने डाउट, बिलीव करो ना मेरा तबियत भी खराब हो गया था क्योंकि पूरा एकदम वो ना हेक्टिक शेड्यूल हो गया था पूरे एक हफ्ते का। तो इतना डाउट से बेटर है कि भाई सब लोग लाइव जुड़ो, अपने दोस्त यार को भी रिकमेंड करो लाइव जुड़ने के लिए, ठीक है ना। और साथ में मिलके पढ़ेंगे एज ए फैमिली, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा आप मेरे से पूछो, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको डाउट ना हो, स्टिल अगर डाउट हो गया तो मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी मैं डिपार्टमेंटल स्टार्ट करने वाला हूं। कल सुबह आपको वन शॉट पार्ट भी 8 बजे, मैं कोशिश करूंगा सुबह सुबह 8 बजे डालने का, ये मेरा 100% कोशिश रहेगा। सुबह 8 बजे मैं ये वन शॉट पार्ट भी डाल दूंगा जिसमें ब्रांच अकाउंटिंग और हायर परचेज रहेगा, ठीक है। और हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज एपीसी फैमिली का पार्ट बनिए। उसके लिए हमको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दो तीन चीज मिलेगा, एक सॉरी आपको कमेंट बॉक्स में हमारा दो तीन चीज मिलेगा। पहला हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। आप जितनी फैमिली बड़ी होगी मेरे को उतना अच्छा लगेगा। तो उससे लगता है आप हमारे बारे में सोच रहे हो, हमारे बारे में सपोर्ट करो, तो हम भी आपके बारे में जरूर सोचेंगे, ठीक है। तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। सेकंड चीज, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टैक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। प्लस आपको अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, ओके। उसके बाद आपको ना जो भी क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा डिपार्टमेंटल का, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको उसी डाउनलोड पीडीएफ बोल करके लिखा रहेगा, वहां से आप क्वेश्चन लीजिएगा। तो आप कमेंट बॉक्स को जरूर अच्छे से पिन कीजिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ यार एपीसी को हर कॉलेज में पहुंचा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं एपीसी अंडररेटेड है, कोई अंडररेटेड ओवररेटेड नहीं होता, स्टूडेंट उसको अंडररेटेड ओवररेटेड करते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो लगता है, हम जहां डिजर्व करते हैं आप हमको वहां पहुंचा दीजिए। अगर अंडररेटेड डिजर्व करते हैं तो वहां पहुंचा दीजिए, और अगर आपको लगता है हम ज्यादा डिजर्व करते हैं तो आप हमको वहां पहुंचाइए। आप क्यों, यू आर द किंग, ठीक है। स्टूडेंट आर द किंग मेकर, तो आपका सपोर्ट बहुत मुझे चाहिए। तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करना, इफ थिंक भैया ये वीडियो डिजर्व करता शेयर करना, ठीक है। चलिए डिपार्टमेंटल अकाउंट चालू करते हैं अपने डिपार्टमेंटल, ठीक है ना। सर ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। सर ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है हम लोग क्यों बनाते हैं। मान लेते एक कंपनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते मैं एपीसी बात कर रहा हूँ, मान लेते एपीसी, एपीसी का दो डिपार्टमेंट है। सपोज एक डिपार्टमेंट है कॉमर्स का और एक डिपार्टमेंट सपोज साइंस का। मैं 11 12 बीकॉम भी कर सकता हूँ, बट मैं कॉमर्स और साइंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे कॉमर्स का डिपार्टमेंट हो चाहे साइंस का डिपार्टमेंट हो, एपीसी दोनों डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है। कॉमर्स में भी पैसा कमाना है, कॉमर्स में भी नाम कमाना है, एपीसी में भी नाम करना, वहां भी पैसा कमाना है। पैसे कमाने का मतलब जितना ज्यादा एपीसी ग्रो करेगा उतना ज्यादा साइंस भी ग्रो करेगा, कॉमर्स भी ग्रो करेगा, स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, एपीसी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी। आपको अच्छे से पता है कोई बिजनेस अगर बूस्ट होता है तो सिर्फ खुद के लिए नहीं बूस्ट होता, एपीसी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब मिलेगी, उनका भी घर परिवार चलेगा। तो हर कंपनी चाहती है भैया मेरा हर डिपार्टमेंट ग्रो करे। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा अभी एक डिपार्टमेंट है कॉमर्स डिपार्टमेंट, मान लो इन फ्यूचर मैंने साइंस भी चालू किया तो मेरा एक डिपार्टमेंट हो गया साइंस डिपार्टमेंट। तो चाहे कॉमर्स डिपार्टमेंट हो चाहे साइंस डिपार्टमेंट, इंटरेस्टेड मैं दोनों में रहूंगा कि मैं दोनों डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करूं, ज्यादा से ज्यादा मेरा मार्केट क्या करे, ग्रो करे। समझ पा रहे मेरी बात, ओके। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से ये फायदा क्या होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को चेक कर पाते हैं कि भैया आपका कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है या लॉस में है, आपका साइंस वाला जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉफिट में है लॉस में है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपका जो दोनों डिपार्टमेंट है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, किसमें लॉस में है किसमें प्रॉफिट में है, किसमें अगर हो सकता दोनों प्रॉफिट में है तो किस डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट है, किस डिपार्टमेंट में कम प्रॉफिट है। तो जब आप अकाउंटिंग करते हो, हिसाब करते हो, इससे आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलता है। मान लो मेरा साइंस वाला डिपार्टमेंट अच्छा नहीं चल रहा है, तो अब मैं डिसीजन लूंगा ना भाई क्या गड़बड़ी चल रही है, कहाँ पे टीचर अच्छे नहीं है, या मार्केटिंग में अच्छे से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा कंटेंट में प्रॉब्लम है, कहीं तो गड़बड़ी है तभी तो लॉस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से जब हमें एक हिसाब मिलता है कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके हिसाब से फिर हम डिसीजंस लेते हैं और फिर हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा एज पर आवर डिसीजंस। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव है यही ऑब्जेक्टिव है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, उस परफॉर्मेंस को जज करना,
लॉस में है या प्रॉफिट में है, और प्लस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को देख करके डिसीजंस लेना। अगर प्रॉफिट में है ठीक है और प्रॉफिट बढ़ाना है तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेना, अगर लॉस में है तो लॉस से प्रॉफिट में आना, उससे रिलेटेड डिसीजन लेना है। तो सर आप ये बोलना चाहते हो कि जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे, पीएल बनाते थे, और हम लोग ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे और पीएल में हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे, तो क्या सेम चीज यहाँ पे भी करना है? एकदम सही पकड़े हो भाई, एकदम समझदार, तुम लोग बहुत समझदार, एकदम सही पकड़ा भाई। यहाँ भी वही सेम चीज करना है, यहाँ पर भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए ना, यहां पर भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है सर, यहां पर भी आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, जस्ट लाइक पीएल फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो बोलोगे सर 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 मेरे दिमाग में तो फाइनल अकाउंट आया था, कुछ कुछ बोलेंगे सर नहीं सर इतना भी हम इतना भी सर हम समझदार नहीं सर, थोड़ा हम बकलोल टाइप का सर, मेरे दिमाग में फाइनल अकाउंट नहीं आया था। तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आपको अच्छे से पता होना चाहिए जब प्रॉफिट और लॉस की बात होती है, मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम लोग बनाते हैं डिपार्टमेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कि हम लॉस में हैं या हम प्रॉफिट में हैं। जब जब लॉस और प्रॉफिट की बात होती है ना, तो उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना ज्यादा बेस्ट होता है। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट ज्यादा, क्योंकि ट्रेडिंग से मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, सारे के सारे डायरेक्ट वाले खर्चे, पीएल से मिलता है नेट प्रॉफिट, सारे के सारे इनडायरेक्ट वाले खर्चे, ऐसे डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम। तो जब पीएल अकाउंट की बात होती है, जब प्रॉफिट और लॉस की बात होती है ना, तो ट्रेडिंग और पीएल की बात होती है। तो मेरा दो डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट में मुझे ये पता करना है कि मेरा डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है या लॉस में है। अगर दोनों प्रॉफिट में है, कितना प्रॉफिट में है, दोनों लॉस में है तो किसमें ज्यादा लॉस हुआ, कितने कम लॉस हुआ है। तो जब बात प्रॉफिट और लॉस की होगी तब बात ट्रेडिंग और पीएल की होगी। ट्रेडिंग और पीएल मेरे घर का नहीं है कि हर जगह हम उसको ढुका देंगे, नहीं। जब बात पीएल की होगी, जब बात प्रॉफिट और लॉस की होगी, तब किसकी बात करेंगे सर, ट्रेडिंग और पीएल की बात करेंगे। दैट इज वाई डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, चाहे कॉमर्स डिपार्टमेंट हो चाहे साइंस डिपार्टमेंट हो, दोनों डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, दोनों डिपार्टमेंट का पीएल अकाउंट बनेगा, और उस अकाउंटिंग से हम ये जज करेंगे किसका नेट प्रॉफिट ज्यादा है, किसका नेट प्रॉफिट कम है, कौन लॉस में है कौन प्रॉफिट में है। दिस इज द होल अबाउट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो आपको तो ये समझ में आएगा डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बनाते क्यों है भाई। अगर ये समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तुम लोग हाथ क्या कहीं दिक्कत करता है, लाइक करना बाबा, लाइक कर, ठीक है। चलो इतना मैं बोल सकता हूँ, हाँ। चलो चलो, अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फॉर्मेट तुमको समझा दे रहा हूँ। सर सर हमको फॉर्मेट आता, सर पीएल अकाउंट आता, सर हम इतना गधा नहीं है। सब आता है बाबा तुमको, तुमको मेरे ज्यादा आता है, बस ट्राई कर रहे हो तुमको थोड़ा सा रिवीजन कराने का। तुम लोग भूल जाता है, तुम लोग हनुमान जी बन जाता है और हम जामवंत काम कर रहे हैं, तुमको याद दिलाएगा, तुम भूल चुका है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा एग्जांपल समझना। एक एग्जांपल में लिया था साइंस और कॉमर्स का, अब थोड़ा सा जो मेरा फॉर्मेट बना है, मैं फॉर्मेट के हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो टाटा कंपनी मैंने एग्जांपल लिया ना, मान लेते हैं टाटा कंपनी, आपको पता है टाटा कंपनी का जो मेन जो काम है टाटा मोटर्स, वो लोग कार बनाते हैं और कार बनाने में स्टील लगता है। तो टाटा का वन ऑफ द कंपनीज टाटा स्टील। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया कि मान लो एक इसका एक स्टील डिपार्टमेंट, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको तुम लोग रियलिटीज मत चेक करना, बस तुमको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिया हूँ। मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी कार बनाती है, तो कार बनाने में स्टील का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज स्टील एंड वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज मोटर कार या ट्रक वट एवर, ठीक है। तो अब आप बताओ, मोटर कार का जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो स्टील का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो दोनों क्या बनाना, ट्रेडिंग बनाना पहला। तो ट्रेडिंग में क्या होगा भैया, ओपनिंग स्टॉक, पहला हमारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो स्टील डिपार्टमेंट को ओपनिंग स्टॉक, मोटर डिपार्टमेंट को ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। सारे के सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट वाले खर्चे होते हैं। तो होगा परचेस, परचेस, ठीक है सर परचेस। अब ये परचेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे परचेस मतलब आप जो आउटसाइडर से परचेज कर रहे हैं, मतलब आउटसाइडर्स जो परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे आउटसाइडर्स जो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे फिर जितने डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस जैसे वेजेस हो गया, डायरेक्ट वाले जो खर्चे हैं वो यहाँ पे आएगा, जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गया, वो यहाँ पे आएगा जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है ना। फिर ऐसी सेल, अब नेट वर्ड है, नेट वर्ड का मतलब सेल, मतलब जो सेल्स रिटर्न हुआ उसको माइनस करके सेल, सेल हमेशा नेट में दिखाएंगे, जब भी सेल दिखाओगे नेट में दिखाओगे, ठीक है। अब फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, अब ओपनिंग है तो क्या आएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। अब एक वर्ड दिख रहा है आपको, बाई इंटर ट्रांसफर, और एक वर्ड आ रहा है आपको टू इंटर ट्रांसफर, आ रहा है ना।
अब इस वर्ड का मतलब समझना, यही एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब यही एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते ये स्टील डिपार्टमेंट है और ये मोटर डिपार्टमेंट है, मोटर कार डिपार्टमेंट है। स्टील डिपार्टमेंट ने क्या किया, स्टील भेजा, किसको, मोटर डिपार्टमेंट को भेजा। तो जब स्टील डिपार्टमेंट गुड्स भेजेगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सेल। स्टील डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, सेल। ऐसी जो मोटर डिपार्टमेंट है, मोटर डिपार्टमेंट गुड्स रिसीव कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, परचेस। इसके लिए क्या होगा, परचेस। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सर ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये परचेस है। तो भाई ये जो सेल है ना, ये आउटसाइडर वाला सेल है। कौन सा है, आउटसाइडर, मतलब जो इसको बाहरी लोगों को आपने जो बेचा है, कस्टमर को जो आपने बेचा है। और ये वाला जो परचेस है, ये आपने बाहर से परचेस किया, बाहर से सामान को मंगवाया, मतलब जो क्रेडिटर होता है। तो ये परचेस किसको डिनोट कर रहा है, क्रेडिटर को डिनोट कर रहा है। और ये वाला सेल किसको डिनोट कर रहा है सर, डेटर को, डेटर को, आउटसाइडर को। आया समझ। मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्टील डिपार्टमेंट है और ये मोटर डिपार्टमेंट है। स्टील डिपार्टमेंट ने सामान भेजा, तो सामान भेजा तो माना जाएगा स्टील डिपार्टमेंट के लिए क्या, ये सेल है, क्योंकि स्टील डिपार्टमेंट क्या, स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो स्टील उसने बाहरी लोगों को बेचा, बाहरी लोगों को बेचा, आउटसाइडर को बेचा, वो आ गया आपका सेल। जो स्टील उसने अपने डिपार्टमेंट को भेजा, तो सर क्या पैसा नहीं लगा, ऑब्वियसली पैसा लेगा। स्टील डिपार्टमेंट अलग है, मोटर डिपार्टमेंट अलग है, दोनों डिपार्टमेंट अपना अपना हिसाब रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अपना कंपनी है, नहीं ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपना अपना हिसाब रखता है। तो स्टील डिपार्टमेंट अगर आउटसाइडर को सामान बेचेगा, ये जो स्टील डिपार्टमेंट है, अगर वो मान लो सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, तो अगर उसने आउटसाइडर को सेल किया तो बोलेंगे डेटर, या इसको बोलेंगे सेल। अगर उसने विद इन द डिपार्टमेंट सामान भेजा, जैसे मोटर डिपार्टमेंट को गुड्स भेज दिया, स्टील भेज दिया, तो उसको बोलेंगे इंटर ट्रांसफर। क्या बोलेंगे, इंटर ट्रांसफर। इंटर मतलब ट्रांसफर बिटवीन द डिपार्टमेंट, ट्रांसफर बिटवीन द डिपार्टमेंट। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, उसको बोलते हैं इंटर ट्रांसफर, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टील डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया, तो स्टील डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, सेल। तो एट द सेम टाइम रिसीव कौन कर रहा है, मोटर डिपार्टमेंट। तो मोटर डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, परचेस। मोटर डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, परचेस। आया बस हमने। दिस इज होल अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट अंडर द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। अब करना क्या है, सारे क्रेडिट को ऐड करना है, सारे क्रेडिट को ऐड करना है, सारे डेबिट को माइनस करना है। जो बच जाएगा दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ओके ओके। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लेकर आना है सामने। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लेकर आना है। सारे इनडायरेक्ट वाले खर्चे, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, प्रिंटिंग, ये सब सारे जो इनडायरेक्ट वाले खर्चे माइनस करोगे। माइनस करने के बाद, सारे डायरेक्ट वाले खर्चे माइनस करने के बाद जो बच जाएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट, दैट इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। अब आपका एक क्वेश्चन और आ रहा है, सर क्या इतना है। बिलीव करिए 80% इतना ही है। अब थोड़ा 90 बाकी जो रिमेनिंग 20% वो सीखने चलते हैं। आपको ना एक कंबाइंड अकाउंट बनाना है। कंबाइंड अकाउंट, सर ये कंबाइंड अकाउंट क्यों आ रहा है, कंबाइंड अकाउंट इसलिए आ रहा है कि मान लो कुछ ऐसे खर्चे हैं जहां पर ना आप डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि भैया वो स्टील डिपार्टमेंट का है या वो मोटर डिपार्टमेंट का है। जैसे मान लो आपने एक एडवर्टीजमेंट करवाया, उस एडवर्टीजमेंट में मोटर डिपार्टमेंट का भी एडवर्टीजमेंट है, स्टील डिपार्टमेंट का भी एडवर्टीजमेंट है। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का खर्चा कहां दिखाऊं। आप बोलोगे सर आधा 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 दिखा दो। देखो क्या होता है ना, जिसका रेवेन्यू ज्यादा है, जिसका रेवेन्यू ज्यादा है, जिसका मार्केट में गुडविल ज्यादा है, आए बस हमने, उसमें एडवर्टीजमेंट का अलग इंपैक्ट पड़ेगा। जिसका, जिस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बहुत कम है, जो अभी भी चालू हुआ है, उसके खर्चे भी अलग अलग है, उसका अलग इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब एडवर्टीजमेंट का जो इंपैक्ट है, क्या दोनों डिपार्टमेंट में सेम पड़ेगा, आंसर इज नो। अलग अलग आज एपीसी कॉमर्स के लिए फेमस है, तो मैंने एपीसी में एडवर्टीजमेंट कराऊं तो मेरे को अच्छा इंपैक्ट आएगा, बिकॉज हम लोग कॉमर्स में करीबन बहुत सालों से डील कर रहे हैं। अचानक से मैं अगर साइंस में एडवर्टीजमेंट कराऊं एक ही बोर्ड में, एक ही बोर्ड में कि भैया ये साइंस भी पढ़ाते हैं और कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो लोग बोलेंगे यार कॉमर्स के लिए एपीसी अच्छा है,
साइंस में पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस है। तो बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे, बहुत लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, पर कॉमर्स के लिए कोई डाउट नहीं करेगा, आएगा। जो मेरे से पढ़ा वो मेरे को जानता हूँ, आ जाएगा मेरे पास। समझा मेरी बात? तो सेम एडवर्टीजमेंट में क्या दोनों डिपार्टमेंट का इंपैक्ट सेम आया? नहीं, इंपैक्ट तो सेम नहीं आया। ऐसे ही आप अगर एक सिंगल एडवर्टीजमेंट कराते हैं जिसमें मोटर डिपार्टमेंट भी है, स्टील डिपार्टमेंट भी है, तो क्या उस एडवर्टीजमेंट का बराबर इंपैक्ट आएगा? आंसर इज नो। तो इसका मतलब अब आप कंफ्यूज हैं कि स्टील डिपार्टमेंट में कितना दिखाएं, मोटर डिपार्टमेंट में कितना दिखाएं, आप कंफ्यूज हैं। जो खर्चा में आपको डाउट है, जिस खर्चे में आपको कंफ्यूजन है, वो सारे के सारे खर्चे कहां पे दिखाओगे? जनरल पीएल लॉस अकाउंट में दिखाओगे। जनरल का मतलब ऐसा खर्चा जो दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, मोटर डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करता है और आपका जो स्टील डिपार्टमेंट उससे भी बिलोंग करता है। आए बस हमने। तो जो आपका नेट प्रॉफिट था यहां वाला, वो नेट प्रॉफिट को आप इधर लेकर आओगे बाई नेट प्रॉफिट। मतलब जो नेट प्रॉफिट यहां पे था उसको ट्रांसफर करके लाओगे बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है? स्टील डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट, मोटर डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट, उसमें से आप क्या करोगे? वो वाले खर्चे माइनस कर दोगे जो कंफ्यूजन में थे, जो कंफ्यूजन में थे कि ये पीएल का, ये मोटर कार का पार्ट है या स्टील का पार्ट है। मतलब वो वाले खर्चे जिसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे, मतलब वो वाले खर्चे जिसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, वो सारे के सारे खर्चे आप जनरल पीएल में डालोगे। तो नेट प्रॉफिट में से आप वो वाले खर्चे हटा रहे जो दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग तो करते हैं, पर ये नहीं पता किसमें कितना है, पोर्शन नहीं पता कि 40% मोटर से है, 60% स्टील से, ये पोर्शन नहीं पता। तो ऐसा खर्चा जो आप कंफ्यूज्ड है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे खर्चे कहाँ आएंगे? जनरल पीएल अकाउंट में आएंगे। मतलब वो खर्चा जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो वो आते हैं जनरल पीएल में। तो नेट प्रॉफिट में से सारा खर्चा हटाना पड़ेगा ना भाई। इनकम से तो आपको वो वाला भी खर्चा हटाना है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले से ही, कि ये मोटर का है, ये स्टील का है, वो तो हटाओगे। प्लस आपको वो वाला भी खर्चा हटाना है जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, कितना स्टील का है, कितना मोटर का है, आपको सारे खर्चे हटाने हैं। तो खर्चा दो टाइप का है, एक खर्चा है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड और एक ऐसा खर्चा जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दोनों खर्चा हटाओगे। तो दोनों खर्चा हटाने के बाद अब जो बच गया, दैट इज योर, ये नेट प्रॉफिट यहां नहीं लिखेंगे, कुछ और वर्ड यूज लिखेंगे। एक्चुअल में ना नेट प्रॉफिट वर्ड यहां लिखते हैं, यहां पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना, तो यहां पे हम लोग एक वर्ड लिखेंगे टू जनरल पीएल। यहां पे एक वर्ड क्या लिखेंगे? टू जनरल पीएल अकाउंट। ठीक है? अब यहां पे सर क्या लिखेंगे? बाई पीएल अकाउंट, बाई पीएल अकाउंट, बाई पीएल अकाउंट। ठीक है? अब इस पीएल अकाउंट में से जो अमाउंट आया, इस अमाउंट से आपने क्या कर दिया? वो वाले खर्चे हटा दिए जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो वाले खर्चे जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, हटाने के बाद अब जो बचेगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट। तो यही आपका क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। तो हम लोग का फॉर्मेट खत्म। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। अब यहां पे बोल रहा है कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ द, कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ डिपार्टमेंट। मतलब ऐसा खर्चा जो दोनों डिपार्टमेंट में आता है, जैसे वेजेस। ठीक है? वेजेस। अब वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना रहेगा। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक चैप्टर कॉस्टिंग, सेम 2 में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्टिंग में, ओवरहेड। तो ओवरहेड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, जैसे सैलरी और वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे नंबर ऑफ वर्कर में, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। तो वेजेस दिया रहेगा, तो वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नंबर ऑफ वर्कर पे होगा। ऐसे ही सैलरी, सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे। ठीक है? रेंट, रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड। तो अगर तुमने सेम 2 में ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है ना, वही सेम चीज यहाँ पे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बिलीव कीजिए वही सेम चीज है। तो सर हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं क्या? कुछ नहीं पढ़ रहे हो भाई, सेम 2 में तुमने ओवरहेड जो पढ़ा था वही चीज यहाँ पे है। कि अगर वेजेस रहेगा तो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नंबर ऑफ वर्कर पे। अगर सैलरी रहेगा तो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे। रेंट रहेगा, रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे एरिया ऑक्यूपाइड पे। ऐसी अगर एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट किस पे डिपेंड करता है? टर्नओवर पे, टर्नओवर या सेल। क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट कराते हो ना तो टर्नओवर और सेल पे इंपैक्ट आता है, इसलिए एडवर्टीजमेंट का जो बेसिस होता है वो टर्नओवर या सेल। तो यहाँ पे ग्रॉस सेल की बात की जा रही है। ठीक है? तो एडवर्टीजमेंट का जो यहाँ ग्रॉस सेल, यहाँ नेट सेल नहीं, यहाँ पे ग्रॉस सेल है। एडवर्टीजमेंट किस पे डिपेंड करता है? टर्नओवर और सेल। कमीशन ऑन परचेस, परचेस कमीशन ऑन परचेस। ठीक है? कमीशन ऑन परचेस। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप कोई सामान परचेस कर रहे थे, तो एजेंट आपने हायर किया था कि भाई मुझे ये सामान परचेस कराने में मदद करो,
अब आपको सेल कर, जैसे आप लोग घर बेचते हैं तो ब्रोकर को पकड़ते हैं ना कि भैया मेरा जो फ्लैट है, मेरा जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करा दो। ऐसे ही कल को अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है तो आप भी ब्रोकर को पकड़ोगे, तो ब्रोकर दोनों जगह से कमीशन लेता है। सेल करवाएगा उधर से भी कमीशन, तुमको परचेज कराया तुम्हारे से भी कमीशन लिया, तो ब्रोकर का दोनों जगह से कमीशन होता है, सेल से भी होता है परचेज से भी होता है। तो कोई सामान अगर आप परचेज करने गए तो आपने ब्रोकर को हायर किया था कि मुझे ये सामान दिलवा दो, परचेज कराने में मदद करा दो, उसके लिए आपने ब्रोकर को कमीशन दिया। तो कमीशन ऑन परचेज किस पे डिपेंड करेगा? परचेज पे। सर कौन सा परचेज? ग्रॉस परचेज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, सर कहां से किया था? जो आपका ये प्रॉफिट आया था, जो आपका ये नेट प्रॉफिट आया था, इस नेट प्रॉफिट से आपने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट आया था, अच्छा ये नेट प्रॉफिट कोई एक डिपार्टमेंट का है क्या? नहीं, ये नेट प्रॉफिट है सारे डिपार्टमेंट का, क्योंकि एट द एंड आपने सारा का सारा इनकम को ऐड किया था और उसमें से वो वाले खर्चे हटाए थे जो जो दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप जनरल पीएल अकाउंट क्या कर रहे थे? जनरल पीएल अकाउंट पे आपने स्टील डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ऐड किया, मोटर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ऐड किया, दोनों प्रॉफिट को ऐड करके आपने यहां लिखा। अब इसी प्रॉफिट में से, इसी प्रॉफिट में से आपने वो वाला खर्चा हटाया, इसी प्रॉफिट में से आपने वो वाला खर्चा हटाया जो दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग तो करते थे पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, वो हटा दिया आपने। तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये स्टील से भी बिलोंग कर रहा है और मोटर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसी नेट प्रॉफिट में से सपोज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब इस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आ रही है तो इस पर भी दोनों का अधिकार होगा, मोटर का भी होगा और स्टील डिपार्टमेंट का भी होगा, मोटर का भी होगा और स्टील डिपार्टमेंट का होगा। तो अब आप बताइए ये जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो कहां से किए थे? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो इन्वेस्टमेंट भी दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो भी दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा। पर कंफ्यूजन यही है कि जो इंटरेस्ट आया है, ये जो इंटरेस्ट आया उस कितना है, कितना मोटर का है और कितना स्टील का है। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, पर ये नहीं पता कि कितना इंटरेस्ट मोटर वाले में दिखाएं और कितना इंटरेस्ट स्टील वाले में दिखाएं, बस कंफ्यूजन हो गया। बिलोंग तो करता है दोनों डिपार्टमेंट से पर कंफ्यूजन इस बात का है कितना मोटर में दिखाएं और कितना स्टील में दिखाएं। तो जहां पर भी कंफ्यूजन है वहां पे आएगा जनरल पीएल अकाउंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जनरल पीएल अकाउंट। ऐसे ही ऑफिस, ऑफिस तो दोनों डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, ऑफिस तो दोनों डिपार्टमेंट को, जो ऑफिस के लोग हैं वो तो दोनों डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, चाहे स्टील डिपार्टमेंट हो चाहे मोटर डिपार्टमेंट हो। कंफ्यूजन बस इसी बात का है, स्टील में कितना डाले, मोटर में कितना डाले, आएगा जनरल पीएल। ऐसे ही जो डायरेक्टर की सैलरी है वो भी डिपेंड कर जनरल, क्योंकि जो डायरेक्टर है, ऑफिस है, डायरेक्टर्स हैं, ये तो दोनों डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो अब कंफ्यूजन इस बात का है कि डायरेक्टर का कितना पोर्शन मोटर में आएगा, कितना पोर्शन स्टील में आएगा, कंफ्यूजन है। तो जहां कंफ्यूजन रहेगा वहां जनरल पीएल। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट तो दोनों डिपार्टमेंट का हिसाब बना रहा है, स्टील का भी हिसाब बना रहा है, मोटर डिपार्टमेंट का भी हिसाब बन रहा है। कंफ्यूजन है ना, तो कंफ्यूजन के लिए कौन सा? जनरल पीएल। ऐसे डिस्काउंट अलाउड, आप डिस्काउंट किसको देते हो? कस्टमर देते हो, तो आपको पता है मोटर डिपार्टमेंट कस्टमर कितना है, स्टील डिपार्टमेंट कस्टमर कितना है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, सामान को खरीदने में और बेचने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। खरीदने और बेचने में क्या कंफ्यूजन, आपको पता है मोटर डिपार्टमेंट का कस्टमर कौन है, स्टील का कस्टमर कौन है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, कंफ्यूजन के लिए जनरल पीएल आएगा, जहां पे कंफ्यूजन नहीं है वहां पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आएगा। तो डिस्काउंट हम लोग किसको देते हैं? डेटर पे। तो डिपेंड करेगा सेल, कौन सा सेल? जो आपने ओवरऑल सेल किया, नेट सेल, उस पर। ऐसे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये किस पे डिपेंड करेगा? नेट परचेस पे। किस पे डिपेंड करेगा? नेट परचेस पे। ठीक है, तो डिस्काउंट आप किससे लेते हैं? सप्लायर्स लेते हैं। डिस्काउंट किससे लेते हैं? सप्लायर से। सप्लायर मतलब क्रेडिटर। ठीक है, तो जो परचेज है ना, जो परचेज है, डिस्काउंट रिसीव्ड कब मिलता है? जब हम लोग सामान परचेज करते हैं, जब हम लोग सप्लायर से या क्रेडिटर से सामान परचेज करते हैं उस वक्त हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं। ठीक है, ज्यादा सामान परचेज करेंगे डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट रिसीव डिपेंड करता है नेट परचेज पे, डिस्काउंट अलाउ डिपेंड करता है सेल्स पे। ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल एक बार बिना देखे बताते एक बार।
क्या सर? वेजेस किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ वर्कर। सैलरी किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉई। रेंट किस पर डिपेंड करेगा? एरिया ऑक्युपाइड। एडवर्टीजमेंट किससे? सेल या टर्नओवर। एडवर्टीजमेंट डिपेंड करता है सेल्स और टर्नओवर। कमीशन ऑन परचेस किस पर डिपेंड करता है? परचेस पे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो कंबाइंड, मतलब जनरल पीएल। ऑफिस दोनों डिपार्टमेंट के लिए है तो कंबाइंड जनरल पीएल। ठीक है। डायरेक्टर दोनों डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, कंबाइंड जनरल पीएल। सैलरी दोनों, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो जनरल पीएल। डिस्काउंट हम लोग किसको देते हैं? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट किसको अलाउ करते हैं? डेटर को, मतलब सेल की बात हो रही है। ऐसी डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कब करते हो? जब सामान परचेज करते हो, तो यहाँ पे परचेज डिपेंड करता है। तो डिस्काउंट के लिए हमेशा नेट देखते हैं, हमेशा याद रखना, डिस्काउंट के लिए हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? नेट देखते हैं, नेट। डिस्काउंट के लिए हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? नेट देखते हैं, बस दिमाग में चीजें रखना। ठीक है। अब भैया एक क्वेश्चन वन है, ठीक है। हम टोटल ना, तुम लोग को ध्यान सुनना, अभी 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं, लाइव में 3 क्वेश्चन करवा देंगे, टोटल 6 क्वेश्चन करवा देंगे। ये इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है, लाइव में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू, इसका मैं तुमको सोल्यूशन समझाऊंगा। और जो क्वेश्चन थ्री है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जो तुम्हारे एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे, जो क्वेश्चन थ्री थ्री वाला रहेगा। लेकिन क्वेश्चन थ्री करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू समझना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन वन है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन टू है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन थ्री पे आएंगे। क्वेश्चन थ्री अपने लोग हाथ से करेंगे, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन थ्री अपने लोग एकदम बराबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाथ से करेंगे। ठीक है। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन वन करते हैं। क्वेश्चन वन में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर अकाउंट टू डिस्क्लोज टोटल प्रॉफिट ऑफ टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। दो डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है। तो पहला क्या बना है? ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग क्या बनाएंगे? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। ठीक है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक्स। बस आप समझिए, एक सम्स अपने लोग हाथ से करेंगे, 2 सम्स को समझना है, उसके बाद एक सम्स अपने हाथ से करेंगे, और 3 सम्स अपने लाइव में करेंगे। 6 सम्स में तुम्हारा 15 नंबर सिक्योर। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। तुम लोग ना हमेशा क्या करना, इसको पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले यहां पे आ जाना, यहां पे आ जाना। क्या बोला यहाँ पे? फ्रॉम द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, एक्स ने ट्रांसफर किया है तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा? सेल। ठीक है। एंड वाई वेर 5000, तो वाई के लिए क्या होगा? परचेस। वाई के लिए क्या होगा? परचेस। एक्स के लिए क्या हो जाएगा? सेल। वाई के लिए क्या होगा? परचेस। गुड्स ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करेगा, जो ट्रांसफर करेगा उसके लिए क्या होगा? सेल। और जो रिसीव किया है उसके लिए क्या होगा? परचेस। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? जनरल सैलरीज टू बी एलोकेटेड इक्वली। तो रेशियो क्या बोला? जनरल सैलरी टू बी एलोकेटेड, मतलब जो जनरल सैलरी है ये दोनों डिपार्टमेंट में इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो रेशियो क्या होगा? 1:1। ठीक है। फिर क्या बोला था? एलोकेट कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द सुटेबल बेसिस। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कब आप भाड़ा कब पे करोगे? जब सामान परचेज करोगे। भाड़ा कब पे करोगे? जब सामान परचेज करोगे। भाड़ा कब दोगे? जब सामान परचेज करोगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? नेट परचेज। किस पे डिपेंड करता है? नेट परचेज। तो आपका परचेज है, आपका परचेज है, देखो ये परचेज है, आपका ये परचेज है, और ये आपका परचेज रिटर्न है। ये परचेज और ये परचेज रिटर्न है। ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? नेट परचेज पे। ठीक है। नेट परचेज मैं लिख दे रहा हूं। ऐसी डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी किस पे डिपेंड करता है? नेट परचेज पे, नेट परचेज पे। फिर बोला दे आर ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड एरिया की बात कर रहा है। ऑक्युपाइड मतलब किसकी बात कर रहा है? एरिया, एरिया ऑक्युपाइड की बात कर रहा है। इन द रेशियो 3:2। तो ये जो रेंट है, ये जो रेंट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? 3:2 में। किसमें? 3:2 में। ठीक है। तो दे आर ऑक्युपाइड इन द रेशियो 3:2, मतलब रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना 3:2 में। इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर द कंप्रहेंसिव पॉलिसी, मतलब आपने पॉलिसी लिया है दोनों डिपार्टमेंट के लिए। एलोकेशन बीइंग इनकन्वीनियंट, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं ये कितना एक्स डिपार्टमेंट में आएगा, कितना वाई डिपार्टमेंट आ रहा है। इनकन्वीनियंट है मतलब कंफ्यूजन है। तो जहां पे कंफ्यूजन होगा उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? जनरल पीएल अकाउंट।
ठीक है। फिर बोल रहा है एलोकेट एडवर्टाइजिंग जर्नल एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन द रेशियो ऑफ सेल्स। एडवर्टीजमेंट के लिए बोला सेल यूज करना है, जर्नल एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला सेल यूज करना है, डिस्काउंट अलाउड के लिए क्या बोला सेल यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ओके चलिए अब हम लोग सॉल्व करते फटाफट। 5 मिनट रुको, 5 मिनट समझ में आ जाएगा। पहला, डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर किया ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, डिपार्टमेंट एक्स का ओपनिंग स्टॉक कितना, 15,000 10,800 वाई का, 15,000 10,800 टू ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। कॉन्सेप्ट्स का पीडीएफ मिल जाएगा और क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा तुमको, टेंशन मत लो। फिर आपका बोला यहाँ पे परचेज, डिपार्टमेंट एक्स ने परचेज किया था 75,100, वाई ने परचेज किया था 69,800। देख लीजिए भैया, टू परचेज 70, अब भैया नेट है, नेट है मतलब परचेज रिटर्न माइनस करके आया है। तो एक बार तुमको यहीं से देख लो, 75,000 में से अगर 75,100 में से अगर 1100 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 74,000। ऐसे ही 69,000 में से 800 माइनस कर दो, कितना आएगा 69,000। तो ये नेट परचेज है, मतलब परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद आया। दोनों डिपार्टमेंट से जो परचेज रिटर्न था माइनस कर दिए, तो ये आपका नेट परचेज आया 74,000 69,000। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड किस पे डिपेंड करता है, नेट परचेज पे। तो आपका नेट परचेज का रेशियो निकाल लेते हैं, आपका नेट परचेज रेशियो। तो देखा जाए यहाँ पे ये 3 0 कट कर देंगे, 3 0 कट कर जाएंगे, तो बेसिकली नेट परचेज का रेशियो क्या हो गया 74:69। तो हम लोग क्या करेंगे, कैरेज इनवर्ड को 74:69 में डिवाइड कर देंगे। तो कैरेज इनवर्ड है कितना, कैरेज इनवर्ड है कितना 2860। तो 2860 को 74:69 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे तुम लोग को मैंने बहुत बार सिखाया, एक बार और सिखा दे रहा हूँ। 74 69 को पहले ऐड करो, 74 प्लस 69 ऐड कर कितना रहा 143। तो सिंपली क्या करोगे 2860 को डिवाइड कर दोगे 143 से। चलो करो, 286 कैलकुलेटर में लिखो ना, 2860 डिवाइडेड बाई 143 डिवाइडेड बाई 143। 143 कैसे आया, दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके। तो 2860 डिवाइडेड बाई 143। अब दो बार इंटू इंटू करना, दो बार मल्टीप्लाई करना, दो बार, एक दो बार मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर में करो। फिर करोगे 74 इक्वल, फिर करोगे 69 इक्वल। 74 इक्वल करके देखना ये आ रहा होगा, जैसे तुमने 74 इक्वल किया होगा तो 1480 आ रहा होगा। ठीक है, जैसे तुमने 69 इक्वल किया होगा तो 1380 आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, कैसे करवाया समझाया तुमको, कैसे समझाया, कैसे समझाया देखो, 2860 डिवाइडेड बाई 143 इंटू, फिर करेंगे 74 इक्वल, फिर करेंगे 69 इक्वल। देखिएगा यही आएगा आंसर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे बोला सैलरी, सैलरी तो सैलरी किस में आएगा, सैलरी किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा सैलरी। तो अब आता है सैलरी का, दिखा एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट सैलरी दिया था, आता है सैलरी, साथ में देखना सैलरी। तो देखो सैलरी 9,000 8500 आया ना सैलरी। ओके उसके बाद हमारा क्या आएगा देखो सर, जनरल सैलरी कितना है 11,600। क्या बोला था, जनरल सैलरी सैलरी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन बोला था ना, देखो जनरल सैलरीज आर एलोकेटेड इक्वली। तो जनरल सैलरी को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, पीएल में दिखाएंगे। तो जनरल सैलरी को हम लोग इक्वली दिखा दिए, इक्वली 5,800 5,800 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 5,800 5,800। ठीक है, फिर क्या है रेंट ऑन रेट्स, रेंट और रेट किससे बिलोंग करता है, ऑब्वियसली पीएल से बिलोंग करता है, पीएल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो 16,000 को 3:2 में डिवाइड करना है, सॉरी 6,000 को 3:2 में डिवाइड करना है। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इक्वल 2 इक्वल। ठीक है, तो देखिए 3 इक्वल करके कितना आएगा, रेंट को हमने 3:2 में डिवाइड किया, 3600 आएगा 2400 आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग किस पर आएगा, सेल्स के रेशियो में आएगा, एडवर्टाइज किस में आएगा, सेल्स का रेशियो में आएगा। ठीक है ना, तो आपका ये जो सेल है इसका पहले रेशियो निकाल लेते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। ये 4 जीरो आप कट करिए तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:4। क्या रेशियो आएगा 5:4। तो सिंपली क्या बोला, सेल एडवर्टीजमेंट किस पे डिपेंड करता, क्वेश्चन बोला था एडवर्टीजमेंट सेल्स पे डिपेंड करता है, लास्ट में देखो बोला था ना एडवर्टीजमेंट सेल्स पे डिपेंड करेगा। तो देखो एडवर्टाइजिंग रेशियो क्या था 5:4। सेल का रेशियो निकाले हम लोग, अरे सेल का रेशियो 1 लाख और 80,000 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अगर तुम 20 से डिवाइड करेगा तो 25 जा 1 लाख और 24 जा 80। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा 5:4।
तो सिंपली क्या करेंगे, ये सेल को, ये जो एडवर्टाइजिंग है, कहाँ एडवर्टाइजिंग, ये 8100, इस 8100 को 5:4 में डिवाइड करोगे। तो कैसे करोगे, 8100 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 इक्वल 4 इक्वल, ठीक है, 5 इक्वल 4 इक्वल, तो ये आएगा, ये आएगा, ठीक। फिर क्या बोल रहा है सर, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए क्या बोला था, इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट, अभी इंश्योरेंस छोड़ दो, इंश्योरेंस अभी छोड़ दो, मैं इसके लिए अलग से कॉलम बना दिया, इनकन्वीनियंट है, ठीक है। तो ये कंबाइंड में आएगा। फिर बोला जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस के लिए कुछ बोला था क्या, देखो जनरल एक्सपेंसेस के लिए कुछ बोला है क्या, जनरल मतलब ऐसा खर्चा दोनों दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, देखो बोला था जनरल एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में करना है, तो जनरल एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में करेंगे। तो हमारा जो जनरल एक्सपेंसेस था वो हम लोग सेल्स रेशियो क्या था, 5:4, तो जो अमाउंट था उस अमाउंट को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 3000 2400, मतलब 5400 था, उसको हम लोग 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर हमारा इंसो जनरल एक्स हो गया। फिर डिस्काउंट अलाउड, इसके भी सेल्स के रेशियो में था, तो सेल्स के रेशियो में क्या था, 5:4, तो देखो डिस्काउंट अलाउड 5:4, 1800, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अकाउंटेंसी चार्जेस, मतलब अकाउंटेंट का बात कर रहा है, तो अकाउंटेंट बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है ना, तो अगर नहीं बोला है तो ऐसा खर्चा जो दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि जो अकाउंटेंट होता है वो दोनों डिपार्टमेंट का हिसाब रखता है, तो ये दोनों से बिलोंग करता है। इसके लिए क्या कुछ बोला है क्या, इसके लिए तो मुझे कुछ समझ में नहीं, कुछ नहीं बोला, तो ये किससे बिलोंग करेगा, जनरल पीएल से बिलोंग करेगा, मतलब ये जो दो खर्चा है वो किससे बिलोंग करेगा, जनरल पीएल से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज हो गया था, सेल्स हो गया था, अच्छा सेल आ जाओ, सेल यहाँ पे गया, बाई सेल, डिपार्टमेंट एक्स का सेल कितना था, 1,00,000 रुपया, वाई का सेल कितना था, 80,000 रुपया, ठीक है। ऐसी परचेज रिटर्न हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड किस पे डिपेंड करता है, डिस्काउंट रिसीव्ड किस पे डिपेंड करता है, परचेज पे, तो ऑब्वियसली पीएल में आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव देखो पीएल में आएगा, किस पर डिपेंड करता है, परचेज, और परचेज का रेशियो क्या था, 64:, या था नेट परचेज 64:69, तो ये अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक, एक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना, 71,800, वाई का क्लोजिंग स्टॉक कितना, 59,600, तो आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक 17,800, 15,600, ठीक है, 15,600, ओके, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ जाओ, डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर किया था किसको, वाई के लिए, तो एक्स के लिए क्या होगा, सेल, और वाई के लिए क्या होगा, परचेस, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर इंटर ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, इंटर ट्रांसफर, देखो बाई इंटर ट्रांसफर, एक्स ने भेजा था तो एक्स के लिए क्या होगा, सेल, तो सेल कहाँ दिखाते, क्रेडिट साइड में, इसलिए एक्स अपना क्रेडिट साइड में दिखाएगा। वाई के लिए क्या होगा, परचेस, और परचेस कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, इसलिए वाई अपना डेबिट साइड में दिखाएगा, टू इंटर ट्रांसफर बोल करके, तो वाई के लिए क्या, परचेस, अब परचेस कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है। एक्स के लिए क्या, सेल, सेल कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, तो एक्स अपना क्रेडिट साइड में दिखाया, वाई रिसीव करा तो वाई के लिए परचेज है, तो वाई अपना कहाँ दिखाएगा, डेबिट साइड में दिखाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा, हाँ सर क्लियर हो गया होगा। तो एक काम करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, इन दोनों सबको ऐड करके ये अमाउंट आएगा, माइनस कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही आपने क्रेडिट साइड को ऐड किया तो ये अमाउंट आया, माइनस कर दोगे तो फिर आपका ये अमाउंट आएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। आपका क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, दिस अमाउंट, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें ये वाला ऐड किया, ऐड किया, ठीक है। अच्छा लॉस आ रहा है, इधर लॉस आ रहा है, तो इसका मतलब आपको डेबिट ऐड करना पड़ेगा, आपने पहले डेबिट ऐड कर दो, डेबिट ऐड कर दो, ठीक है। तो डेबिट आके आपका 23,500 आएगा, उसमें से फिर क्या करोगे, आप ये माइनस करोगे, ये दोनों डिपार्टमेंट क्या करोगे, माइनस करोगे, आपने ये माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद फिर ये अमाउंट आएगा बाई नेट लॉस बोल करके, ठीक है। वाई में लॉस आया है और एक्स में प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट के लिए फिर हम लोग ये ऐड करेंगे, क्योंकि एक्स का क्रेडिट ज्यादा है, तो ये दोनों ऐड करके ये अमाउंट आएगा। उसमें से फिर क्या करेंगे, 9,000 ये माइनस करेंगे, 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 आएगा नेट प्रॉफिट विच इज 5960, तो इसका मतलब एक्स में आ रहा है प्रॉफिट और वाई में आ रहा है लॉस, एक्स में आ रहा है प्रॉफिट तो वाई में आ रहा है लॉस। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, मैं इन सबको क्लीन, बस तुमको समझाने के लिए मैंने किया था, बस मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, इनको क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, मैं क्लीन कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। अब एक्स में क्या आया? प्रॉफिट, तो बाई नेट प्रॉफिट एक्स अपना यहां लिखेगा। वाई में क्या आया? लॉस, तो लिखेंगे टू नेट लॉस, ये आएगा। ठीक है, तो आपको ना नेट लॉस नहीं लिखना, आपको बेसिकली जर्नल पीएल लिखना, ये ना लिख करके बाई जर्नल पीएल अकाउंट लिखना है। नेट लॉस वर्ड मत लिखिएगा, यहां भी नेट प्रॉफिट मत लिखिएगा, टू जर्नल पीएल, टू जर्नल पीएल अकाउंट लिखना। ठीक है, अब जर्नल पीएल में क्या आएगा? अगर पीएल में है बाई जर्नल पीएल, तो जर्नल पीएल में क्या आएगा? टू पीएल अकाउंट, टू पीएल अकाउंट वाई डिपार्टमेंट। पीएल में क्या है? टू जर्नल पीएल, तो जर्नल पीएल में क्या आएगा? बाई पीएल अकाउंट, मतलब यहाँ प्रॉफिट आ रहा है एक्स डिपार्टमेंट, ये अमाउंट आया। ठीक है, ये अमाउंट आया। ओके, अब देखिएगा इंश्योरेंस वाला खर्चा, दो ऐसा खर्चा था जो दोनों डिपार्टमेंट्स बिलोंग करता था, लेकिन कंफ्यूजन था कि कितना इंश्योरेंस एक्स का, कितना इंश्योरेंस वाई का है। ऐसी अकाउंटेंसी में कंफ्यूजन था कितना एक्स का है, कितना वाई का। दोनों खर्चा हमारा क्या हो? कंबाइंड वाला खर्चा हो गया। तो अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस और अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस और अकाउंटेंसी। ठीक है ना? तो सिंपली क्या हो गया इन दोनों को? सिंपली क्या हो गया, देखो यहाँ पे ज्यादा बड़ा क्या लग रहा है? ज्यादा बड़ा हमारा डेबिट साइड लग रहा है, डेबिट साइड लग रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे? डेबिट साइड को हम लोग ऐड करेंगे, पूरा डेबिट साइड को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड किया, ऐड करके हमारा ये अमाउंट आया। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे? ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा विच इज आवर नेट लॉस। मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि भैया हम ओवरऑल लॉस में हैं। कैसे लॉस में हैं? देखो ध्यान से, डिपार्टमेंट वाई में लॉस है 13,319, डिपार्टमेंट एक्स में प्रॉफिट है 5,960। तो भैया इनकम कमा रहे हो 5,960, लगभग 6,000 रुपया, और लॉस है लगभग 13,000 रुपया। तो 13,000 रुपया लॉस है, 6,000 का प्रॉफिट है, तो नेट लॉस कितना है? 9,000। सॉरी, नेट लॉस कितना है? लगभग 8-9 हजार रुपया। तो आपका एक्चुअल में आप नेट लॉस, मतलब आप बिजनेस करके ना आप ओवरऑल लॉस में है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से आपको दो चीज मिला। पहला, आपको डिपार्टमेंट वाइज पता चला कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है और कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में है। तो एक्स में प्रॉफिट में है, वाई में लॉस है। प्लस जनरल पीएल से ये पता चला कि ओवरऑल, ओवरऑल आप प्रॉफिट में है या ओवरऑल, ओवरऑल आप लॉस में है। तो एट द एंड हमें ये पता चला कि भैया हम ओवरऑल क्या है? लॉस में है, यहाँ पर लॉस में है। ठीक है, तो सर क्या ऐसे क्वेश्चन आता है? भाई 90% क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो सर 10% क्वेश्चन 2 से क्लियर हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन 3 अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, मामला खत्म। 3 क्वेश्चन फिर यूट्यूब लाइव में कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन 2, आते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, ग्रीन एंड कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट पी एंड क्यू, डिपार्टमेंट पी एंड डिपार्टमेंट क्यू। ठीक है, अब बोल रहा है डिपार्टमेंट पी, इसी टाइप का सम्स आता है एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से, डिपार्टमेंट पी सेल द गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू एट द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तुमको ये जो सम्स करा रहा हूँ ना, ये कब का आया हुआ? सीए में 94 में आया हुआ था, 1994 में आया हुआ, और सीएमए में आया था 2021 में। ठीक है, क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन बीकॉम वाला नहीं बनाएगा। बीकॉम, क्योंकि इसमें बीकॉम में बस यही होता है ना कि जैसे एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया, बीकॉम में एक समझाता है कि वाई ने एक्स को ट्रांसफर किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो बीकॉम वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्रिएट करते कि एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया, एट द सेम टाइम वाई ने एक्स को भी ट्रांसफर किया, तो वो वाला सम्स हम लोग हाथ से कर लेंगे। समझा मेरी बात? बट ये वाला सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिपार्टमेंट में मैंने आपको 80% कॉन्सेप्ट दे दिया, ये सम्स करते ही आपका 20% कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और बिलीव करिए इस टाइप का सम्स अभी तक बीकॉम में नहीं पूछा। ऐसा क्यों? क्योंकि बीकॉम में ना एक ऐसा पोर्शन है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है, और सीए और सीएमए में वो पोर्शन हमें निकालना पड़ता है। तो एक पंथ दो काज, मतलब एक क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट भी क्लियर, और सेम क्वेश्चन करने से आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो 100% था वो तो क्लियर होगा, साथ ही साथ आपको
आपको जो एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, जो ऑलरेडी बीकॉम में दिया हुआ रहता है, याद रखिएगा बीकॉम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो निकाल के देते हैं, और सीए और सीएम में क्वेश्चन हमें निकालना पड़ता है। तो एक ही क्वेश्चन से मैं दोनों कवर कर लिया, बीकॉम को भी कवर कर लिया और सीएससी सीएमए कवर कर लिया। और जो स्टूडेंट सीएससी सीएमए किए हैं उनको तो पता है, जो मैं बोल रहा हूँ 100% मेरी बात से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बस उस लाइन समझिएगा। डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू एट ए नॉर्मल सेलिंग प्राइस। मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब होता है प्रॉफिट ऐड करके, ये आईपी वाला सम्स है। प्रॉफिट ऐड करके सेल कर रहा है, डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू को बेचा है, प्रॉफिट ऐड करके बेचा है। दिस इज द मेन लाइन ऑफ दिस सम्स। बस इसी सम, यही चीज, यही एक लाइन के वजह से ये सम्स अलग हो गया, अदरवाइज ये सेम एज क्वेश्चन 1 था। बस एक लाइन के वजह से कि डिपार्टमेंट पी ने बेचा है डिपार्टमेंट क्यू को नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बेचा है। पी बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं अपना डिपार्टमेंट को बेचूं चाहे मैं कस्टमर को बेचूं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं तो अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा। तो जो मैं क्वेश्चन 1 कराया था ना उसमें प्रॉफिट एडेड नहीं था, जो क्वेश्चन 2 करा रहा हूं ना ये आईपी वाला क्वेश्चन है, इनवॉइस प्राइस एडेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट आपको बनाना है और नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट पी ड्यून क्यू, पहला है ओपनिंग स्टॉक। तो चलो एक बार मैं पहले ये पढ़ लेता हूँ, तुमको बता था ना, सैलरी दिया 2,70,000 रुपया, एडवर्टीजमेंट ये दिया और जनरल एक्सपेंसेस ये दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आपका 25% ऑफ द मशीनरी वैल्यू 48,000, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ आपका 48,000। फिर बोल रहा है जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन टर्नओवर रेशियो, मतलब सेल्स के रेशियो पे, तो एडवर्टीजमेंट होगा सेल्स के रेशियो पे, ठीक है। फिर आपका सैलरीज, सैलरी होगा 2:1 के रेशियो में, जो सैलरी है ये होगा 2:1 के रेशियो में। जो एडवर्टीजमेंट है इसको बोला सेल्स के रेशियो में, तो एक बार मैं सेल्स का रेशियो निकाल लेता हूँ। ये सेल्स है, तो अगर मैं इसको कट करूँ, तो सेल्स का रेशियो क्या आएगा 23:15, 23:15, ये हो गया सेल्स का रेशियो, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस के लिए क्या बोल रहा है भाई, देखो डेप्रिसिएशन बोला 1:3, तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसके लिए बोला है 1:3, ठीक है। फिर बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इन 3:1, तो जो हमारा जनरल एक्सपेंसेस है उसके लिए बोला है 3:1, ठीक है। और तो कुछ बोला नहीं है, और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे जनरल पीएल अकाउंट आई थिंक आएगा भी नहीं, क्योंकि सारे खर्चे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब सारे खर्चे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जनरल पीएल अकाउंट नहीं भी खोलोगे तब भी चलेगा, क्योंकि नॉर्मली जनरल पीएल अकाउंट तभी खुलता है, जब कुछ खर्चा दोनों डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, पर कंफ्यूजन है कौन कितना अमाउंट डिपार्टमेंट 1 में डालें और कितना अमाउंट डिपार्टमेंट 2 में डालें। पर यहाँ तो मुझे अभी तक ऐसा मिला नहीं, आगे समझ पड़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट पी का 1,00,000 रुपया, क्यू का निल है। तो चलिए चलिए, ठीक है। तो पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक, देखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पी एंड क्यू, पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, पी में ओपनिंग स्टॉक था 1,00,000 रुपया, क्यू का नहीं दिया हुआ था, ठीक है। आगे आइए, परचेस 23,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, रिटर्न है क्या, रिटर्न तो कुछ नहीं है, तो यही हमारा नेट परचेस है, 23,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया। तो टू परचेस 23,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, यही हमारा क्या नेट परचेस। थोड़ा मैं जल्दी बोलूंगा, हाँ। गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, पी ने बेचा है, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, तो पी ने बेचा, पी के लिए सेल होगा और क्यू के लिए परचेस होगा। देखिए बाई इंटर ट्रांसफर, पी के लिए क्या होगा, सेल, तो पी अपना दिखाएगा क्रेडिट साइड में, क्यू के लिए क्या होगा परचेस, दिखाता है डेबिट साइड में, तो टू इंटर ट्रांसफर परचेस आएगा आपका डेबिट साइड में 7,00,000 रुपया, ठीक है। तो क्यू के लिए है परचेस, आता है डेबिट साइड में, पी के लिए सेल आता है क्रेडिट साइड में, तो पी अपना सेल दिखाएगा, क्यू अपना परचेस दिखाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। वेजेस, ऑलरेडी खर्चा पता, 1,00,000 रुपया है पी का, 1,60,000 है क्यू का, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो खर्चा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या तकलीफ है, दिक्कत नहीं है। तो 1,00,000 रुपया आएगा, देखिएगा 1,00,000 रुपया आएगा पी में, 1,60,000 आएगा क्यू में, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपया, 1,40,000 रुपया है, तो भैया ट्रेवलिंग मतलब पीएल खर्चा है, तो पीएल में आएगा 10,000 रुपया और 1,40,000 रुपया। तो अब पीएल निकालेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपया और 1,40,000 रुपया, ठीक है, ठीक है। अब आता है क्लोजिंग स्टॉकमेंट एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट क्यों बोला, नॉर्मली आपको पता है AS2 के हिसाब से
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे ही होता है। तो 5 लाख रुपया और 1,80,000 रुपया है, ठीक है, देख लीजिएगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख रुपया और 1,80,000 रुपया, ठीक है, 1,80,000 रुपया। ओके, अब सेल्स दिया हुआ 23 लाख रुपया और 15 लाख रुपया, ठीक है ना, ये मैं काटा नहीं हूं, मैं समझाने के लिए। 23 लाख रुपया है और ये सेल, ये कौन सेल है, एक्सटर्नल सेल है। तो 23 लाख रुपया पी का है और 15 लाख रुपया क्यू का है। तो देखिएगा बाई सेल 23 लाख रुपया 15 लाख रुपया, ठीक है। ये मैं सब एज इट इज आपको शेयर करूंगा, बस आप समझिए चीजों को अच्छे समझिए आप। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑलरेडी खर्चा डिवाइडेड है। पी का कितना है 20,000 और क्यू का कितना 16,000। तो पी का है भैया प्रिंटिंग स्टेशनरी 20,000 रुपया और 16,000 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सैलरी, ठीक है, बात करते हैं सैलरी, ठीक, सैलरी। तो सैलरी कितना दिया हुआ 2,70,000, बोला 2:1 के रेशियो में। तो 2,70,000 को 2:1 का डिवाइड कर देंगे। सैलरी 2:1 में कितना आएगा 2,70,000 ना, 1,80,000 और 90,000 रुपया, ठीक है। फिर आपका एडवर्टीजमेंट, वो आपको बोला सेल्स के रेशियो में, सेल्स का रेशियो क्या है 23:18। तो 90,000 को 23:18 में डिवाइड करना है 90,000 को। तो भैया एडवर्टीजमेंट पीएल का पार्ट है 23:15, तो इतना आएगा इतना आएगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। जनरल एक्सपेंसेस बोला था 3:1 में, 8 लाख को 3:1 में, तो ये पीएल में आएगा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 2:1 में 6 लाख रुपया 2 लाख रुपया, ठीक है, 3:1 में आया था ना, तो 6 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, ठीक है, क्लियर सर। डेप्रिसिएशन को बोला था जो 48,000, इसको 1:3 में, 1:3 में। तो डेप्रिसिएशन किसका पार्ट है पीएल में, तो पीएल में आएगा 1:3। तो देखिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब बोला था यहाँ पे वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना। मशीन का वैल्यू कितना है 48,000। तो 48,000 का 25%, 48,000 का 25% करो ना, 48,000 का 25% कितना आ रहा है 12,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है। अब इस 12,000 को 1:3 के रेशियो में करना है। तो 12,000 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करो ना, कितना आ रहा है 4 इंटू इंटू 1 इक्वल 3 इक्वल। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 इक्वल और 3 इक्वल। 1 इक्वल करके कितना आ रहा है 3,000, 3 इक्वल करके कितना आ रहा है 9,000। तो देख लीजिएगा टू डेप्रिसिएशन, 1 इक्वल करने पे 3,000 आया था और 3 इक्वल करने पे 9,000 आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इन द टर्नओवर रेशियो, तो ये तो हम लोग कर लिए हैं। सैलरी भी कर लिया, डेप्रिसिएशन भी कर लिए हैं, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस को बोला 3:1 में, ये भी कर लिया। तो जो बोला था यहाँ पे जो ये बोला था, जो यहाँ पे बोला था, जो ये बोला था, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो सर अब कुछ बचा है क्या, नहीं कुछ तो बचा नहीं है, बस एक ही चीज बचा है जो ये वाला लाइन था। अभी तक जो क्वेश्चन था वो सेम एज क्वेश्चन 1। इवन क्वेश्चन 1 में कुछ ऐसे खर्चे थे जो डिवाइड नहीं भी हुए थे, ठीक है। बस ये एक लाइन, जो ये एक लाइन बोला ना, डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू एट ए नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट पी है वो जब क्यू को सेल किया था तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल किया था, ठीक है। तो डिपार्टमेंट क्यू ने रिसीव किया था, ठीक है, डिपार्टमेंट पी ने क्या किया था सेल, डिपार्टमेंट क्यू ने क्या किया था रिसीव। अब क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन, अगर डिपार्टमेंट जितना गुड्स रिसीव किया था अगर उतना गुड्स सेल कर दिया तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। डिपार्टमेंट क्यू मान लो 1,000 यूनिट रिसीव किया था और 1,000 का 1,000 यूनिट सेल कर दिया, तब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां आ जाएगा, रिसीव किया था मान लो 1,000 यूनिट, सेल किया 800 यूनिट, बट स्टिल 200 यूनिट वो सेल नहीं कर पाया, 200 यूनिट वो सेल नहीं कर पाया। प्रॉब्लम कब आता है कि जितना डिपार्टमेंट क्यू रिसीव किया है अगर उतना डिपार्टमेंट क्यू सेल कर दिया, कहीं प्रॉब्लम नहीं है,
कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सम्स यहीं पे कंप्लीट है, आगे कुछ नहीं करना है, बस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है, सम्स खत्म एज इट इज क्वेश्चन वन। तो क्वेश्चन वन में यही था, जितना बेचा था उतना, जितना भेजा था उतना सेल कर दिया था। क्वेश्चन टू में बस डिफरेंस आया है कि भेजा तो है क्यू को, लेकिन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जितना क्यू को भेजा गया है उसमें से क्यू थोड़ा बहुत सेल किया है और थोड़ा बहुत बचा के रखा है। तो अब क्वेश्चन ये नहीं मेंशन कर रहा है, तो बीकॉम और सीए क्वेश्चन बस ये अंतर है, बीकॉम में बता देगा कि क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में पी का कितना हिस्सा है, ये बीकॉम वाले में बता देगा कि जो क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है उस क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में पी का कितना हिस्सा है, ये बीकॉम में बता देता है, सीए इंटर और सीए इंटर में नहीं बताता है, तो अपने को निकालना पड़ता है। अब हो सकता है कि सीसीएफ में ट्रेंड चेंज कर दे, सीए इंटर सीए इंटर वाला क्वेश्चन डाल दे, समझ पा रहे मेरी बात। तो अपने को सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो डिपार्टमेंट पी ने भेजा है, जो डिपार्टमेंट पी ने भेजा है किसको सर, क्यू को, तो जो क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है उस क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में पी का कितना हिस्सा है, क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में पी का कितना हिस्सा पहले पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कंटेंट ऑफ पीज स्टॉक, कंटेंट ऑफ पी स्टॉक इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू, क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में। क्या क्वेश्चन ने यहां पे बोला है कि पी ने जो भी भेजा था क्यू को सारा क्यू सेल कर दिया, बोलो क्या क्वेश्चन में ये बोला है कि वट एवर द स्टॉक हैज बीन सेंट बाई डिपार्टमेंट पी टू डिपार्टमेंट क्यू एंड डिपार्टमेंट क्यू सेल ऑल द स्टॉक वट एवर सेंट बाई डिपार्टमेंट पी। क्या क्वेश्चन ऐसा बोला है कि पी के ने जो भी भेजा था, पी ने जो भी भेजा था किसको, क्यू को, पी ने जो भी भेजा था क्यू को, क्या क्यू ने सारा का सारा बेच दिया है, ऐसा बोला है क्या, ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है। तो इसका मतलब पी क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में, क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में पी का थोड़ा बहुत हिस्सा है, जो क्यू का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि क्यू के पास दो टाइप का स्टॉक आ रहा है, एक स्टॉक आ रहा है सप्लायर से जो कि आउटसाइडर है, एक स्टॉक आ रहा है डिपार्टमेंट पी से। तो मान लो मैं क्यों मैं एक स्टॉक रिसीव कर रहा हूं सप्लायर से जो कि आउटसाइडर है, और एक स्टॉक में रिसीव कर रहा हूं अपना डिपार्टमेंट, अपना अदर डिपार्टमेंट विच इज पी। तो एक स्टॉक आ रहा है पी से और एक स्टॉक आ रहा है क्यू से, बाहर से। तो अब मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कितना पी का है और कितना बाहरी वाले का है, हमें बस यही निकालना है। अब कुछ मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो बोल रहे हैं सर एक चीज बताइए, क्वेश्चन वन में तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो भाई क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू में बेसिक डिफरेंस यही है कि क्वेश्चन वन में जो भी ट्रांसफर हुआ है सब कॉस्ट पे हुआ है, क्वेश्चन वन में जो भी ट्रांसफर हुआ है, जो भी ट्रांसफर हुआ है वो किस पर हो, कुछ नहीं बोला, मतलब कॉस्ट पे हुआ है। मतलब एक्स ने वाई को जो भेजा था ना वो कॉस्ट पे भेजा था, तो यहां पे कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब कॉस्ट पे भेजा था। डिपार्टमेंट एक्स ने डिपार्टमेंट वाई को कॉस्ट प्राइस पे भेजा था, प्रॉफिट एडेड ही नहीं था, प्रॉफिट एडेड नहीं था। लेकिन क्वेश्चन टू में क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट पी सेल डिपार्टमेंट क्यू एट ए नॉर्मल सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके भेजा था, यही डिफरेंस आ गया। इसीलिए जब क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे होगा, जब क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे होगा तो आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है। अब अगर जिसने मेरा कंसाइनमेंट वाला वीडियो देखा होगा वो मेरा वीडियो से रिलेट करेगा, डिपार्टमेंट पी और ये है डिपार्टमेंट क्यू। पहले स्टॉक कहां था, डिपार्टमेंट पी के पास था, अब ये स्टॉक किसके पास आ गया, डिपार्टमेंट क्यू के पास आ गया। ध्यान सुनिएगा, पहले ये स्टॉक किसमें था, डिपार्टमेंट पी के पास था, किसके पास था, पी के पास था। अब ये स्टॉक किसके पास आ गया, डिपार्टमेंट क्यू के पास आ गया। क्या ये स्टॉक सेल हुआ, क्या ये स्टॉक सेल हुआ, नहीं सर, ठीक है। पहले ये डिपार्टमेंट पी के पास था, अब ये डिपार्टमेंट क्यू के पास आ गया। तो जो डिपार्टमेंट क्यू के पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ, क्या वो सेल है, क्या वो सेल है, नहीं सर वो तो सेल नहीं है, वो तो सेल नहीं है। तो अगर वो सेल नहीं है, ध्यान सुनिएगा, अगर वो सेल नहीं है तो प्रॉफिट हटाओ। इसीलिए जो डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, जो डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, जो डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, हमें इसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। पहले पहले स्टॉक किसके पास था, पी के पास था, अब वो क्यू के पास चला गया। तो क्यू अगर सारा का सारा स्टॉक सेल कर देता,
अगर क्यू सारा का सारा स्टॉक सेल कर देता तब तो दिक्कत वाला बात ही नहीं था, क्योंकि पी ने प्रॉफिट ऐड करके भेजा था। किसको? क्यू को। अगर पी प्रॉफिट नहीं ऐड करता तब तो कोई झमेला नहीं, क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करते। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि पी ने क्यू को भेजा था, प्रॉफिट ऐड करके भेजा था। तो अब पहले ये पता करो कि जो पी ने भेजा था क्यू को, दो क्वेश्चन पूछना। पहला क्वेश्चन ये पूछना खुद से पहला क्वेश्चन पूछना है कि पी ने प्रॉफिट ऐड करके भेजा था, मतलब इनवॉइस प्राइस में भेजा था। बोला हाँ। किसको भेजा था? क्यू को। तो पहला क्वेश्चन ये पता पूछना है, क्या क्यू ने सारा स्टॉक बेचा है? तो यहां पे दिख रहा है भाई क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका मतलब क्यू ने सारा स्टॉक नहीं भेजा है। तो दूसरा क्वेश्चन ये पता करना है कि अगर सारा स्टॉक नहीं बेचा है तो इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा किसका होगा? पी का होगा। और पी ने प्रॉफिट ऐड करके भेजा था, तो पी का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग अब एक वर्किंग बनाएंगे, उस वर्किंग से दो काम करेंगे। पहले पी का हिस्सा निकालेंगे और उस हिस्से में से प्रॉफिट को हटा देंगे। पहले 1,80,000 में से ये देखेंगे पी का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, पी का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, पहले वो चेक करेंगे। और फिर मान लेते पी का स्टॉक पड़ा था, मान लेते 80,000। तो अब ये देखेंगे कि इस 80,000 में प्रॉफिट कितना है। पता चला सर 30,000। अब यही 30,000 को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस, बस, और कुछ नहीं करेंगे। यही 30,000 को माइनस कर देंगे। दो काम करना है, दो काम करना। पहला ये पता करना है कि इसमें भैया पी का कितना हिस्सा है। तो पता चला 80,000। फिर पता करेंगे पी ने प्रॉफिट कितना ऐड किया था। पता चला 30,000। तो बस यही 30,000 को हटाना और कुछ नहीं करना है। तो दो ही क्वेश्चन करना है, क्यू के स्टॉक में पी का कितना हिस्सा है और पी के हिस्से में प्रॉफिट कितना ऐड है। तो जितना प्रॉफिट ऐड है उतना हटा दो। इसलिए हटा रहे क्योंकि अभी आपने बेचा नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है भैया, क्लोजिंग स्टॉक है। पी के गोडाउन में था, क्यू के गोडाउन में आ गया। गोडाउन किसका गोडाउन में था? पी के गोडाउन में था, पी के गोडाउन में था। अब पी ने भेज दिया क्यू को, तो क्यू के गोडाउन में आ गया। स्टॉक गोडाउन वर्सेस गोडाउन, इस गोडाउन से इस गोडाउन में। ये पी के गोडाउन था, अब आ गया क्यू के गोडाउन में। क्या आपने बेचा है? नहीं बेचा है। जब आपने नहीं बेचा है तो प्रॉफिट की बात क्यों कर रहे हो? हटाओ प्रॉफिट। अरे बेच दिया, अच्छी बात है, प्रॉफिट ऐड करो, प्रॉफिट ऐड करो। तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि आपने सेल किया, आपने सेल किया, तभी तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्या सेल हुआ है? नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक तो सेल नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक तो गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो जो स्टॉक सेल नहीं हुआ है, अगर उस स्टॉक में प्रॉफिट एडेड है तो हटाओ, इसीलिए प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पहला वर्किंग बनाएंगे कि भैया 1,80,000 में पी का कितना कंटेंट है। तो जितना कंटेंट आया, जितना हिस्सा आया, उसमें से प्रॉफिट हटाएंगे। तो दो वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट देख लीजिए, वर्किंग नोट, अनरियलाइज प्रॉफिट इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू। अनरियलाइज प्रॉफिट इसलिए बोला गया क्योंकि जो क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें प्रॉफिट एडेड है, और अभी ये स्टॉक आपने बेचा नहीं है। तो जब बेचा ही नहीं है तो प्रॉफिट मिला ही नहीं है। रियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब होता है, रियलाइज्ड का मतलब सेल, रियलाइज्ड का मतलब सेल, अनरियलाइज्ड का मतलब सेल नहीं हुआ है। तो जब सेल नहीं हुआ है तो प्रॉफिट कहां से आएगा? इसलिए बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू। तो सबसे पहले कंटेंट रेशियो, फॉर्मूला क्या? कंटेंट रेशियो, वैल्यू ऑफ इंटर ट्रांसफर फ्रॉम पी डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट एट क्यू। यहाँ पे टोटल कॉस्ट मतलब, अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफर, इंटर ट्रांसफर कहां पे आया था? ट्रेडिंग में। तो कॉस्ट भी किसका आएगा? ट्रेडिंग वाला। पीएल की बात नहीं हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है ना भाई। क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है? ट्रेडिंग में आता है या पीएल में आता है? क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है? ट्रेडिंग में आता है या पीएल में आता है? सर क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में आता है, तो सारा खर्चा भी किसका लेंगे? ट्रेडिंग में लेंगे, बात खत्म। क्लोजिंग स्टॉक किसका पार्ट है? ट्रेडिंग का पार्ट है, तो सारा खर्चा भी किससे लेंगे? ट्रेडिंग से लेंगे, ट्रेडिंग से लेंगे। किससे लेंगे? ट्रेडिंग से लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ इंटर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट क्यू। तो डिपार्टमेंट पी ने कितना भेजा था? आज ये डिपार्टमेंट पी ने कितना भेजा था? 70। देखो ना, डिपार्टमेंट पी ने कितना भेजा था? 7 लाख रुपया। तो डिपार्टमेंट पी ने कितना भेजा था? 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, कितना? 7 लाख रुपया डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट ऑफ क्यू।
क्यू का टोटल कॉस्ट निकालना, क्यू का टोटल कॉस्ट निकालना, तो क्यू का टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्यू, क्यू का टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? यही तो खर्चा है, यही तो खर्चा है। डिपार्टमेंट क्यू का टोटल खर्चा क्या है? ऐड करिए। 2 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, देखो ना, 2 लाख रुपया, 7 लाख, 9 लाख रुपया, 1 लाख 60, तो 10 लाख 60 हजार रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 10 लाख 60 हजार। तो जो सामान भेजा था 7 लाख रुपया में, टोटल कॉस्ट कितना है? 10 लाख 60 हजार रुपया में। रेशियो कितना आ गया? 70 डिवाइडेड बाई 106। मतलब ये तीन काट, चार काटो, ये चार काटो, तो बचा कितना? 70 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया हमारा रेशियो। मतलब 70 डिवाइडेड बाई 106, ठीक है, ये हो गया रेशियो। अब क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? क्यू का क्लोजिंग स्टॉक, कंटेंट ऑफ पी इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू, कंटेंट ऑफ पी इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू, ठीक है। तो क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? एक मिनट, 1,80,000। क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,80,000। क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,80,000। यहां पे आएगा 1,80,000, 1,80,000, ये 1,80,000 है, ठीक है। एक गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1,80,000 है। तो क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,80,000। अब इस क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में पी का कितना हिस्सा है? 70/106। तो 1,80,000 को मल्टीप्लाई करोगे 70/106 में कितना आएगा? 1,18,868, 1,18,868। ये किसका हिस्सा है? पी का हिस्सा है, मतलब पी का स्टॉक है, पी का स्टॉक है। तो हम लोगों ने पी का हिस्सा निकाला। तो देखो बीकॉम में क्या होता है ना, ये दिया रहेगा, बीकॉम में दिया रहेगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि बीकॉम में अगर इस टाइप क्वेश्चन आ गया कि ये नहीं दिया रहे तो, इसलिए मैंने सीए इंटर और सी इंटर क्वेश्चन करवा दिया तुम लोग को। तो पी का हिस्सा निकालने का तरीका क्या है? जो भी ट्रांसफर किया गया, पी ने जो ट्रांसफर किया, तो वैल्यू ऑफ ट्रांसफर बाय डिपार्टमेंट पी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट क्यू। तो डिपार्टमेंट क्यू का टोटल कॉस्ट ले लीजिएगा। अब सर टोटल कॉस्ट में कौन सा पीएल आएगा क्या? नहीं, अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इसलिए टोटल कॉस्ट में किस में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो टोटल कॉस्ट लेना सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का लेना। क्लियर हुआ? ओके। तो ट्रांसफर कितना किया था? 7 लाख रुपया। क्यू का टोटल खर्चा कितना आया? 10 लाख रुपया, 10,60,000 रुपया। तो फ्रैक्शन कितना है? कटेगा नहीं ना, तो रेशियो क्या आ गया? 70 डिवाइडेड बाई 106, यही रेशियो आ गया ना, 70 डिवाइडेड बाई 106। अब देखेंगे क्यू का स्टॉक कितना, क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,80,000। अब इसी 1,80,000 में पी का कितना हिस्सा हमें ये निकालना है। तो रेशियो क्या था? 70 डिवाइडेड बाई 106। तो क्यू का जो क्लोजिंग स्टॉक था, क्यू का जो क्लोजिंग स्टॉक था, क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में बस मल्टीप्लाई कर देंगे 70 डिवाइडेड बाई 106 से। तो पी का हिस्सा कितना आएगा? 1,18,000 समथिंग। अब ये देखेंगे, ये तो पी का हिस्सा है। तो पी ने जब भेजा था तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस भेजा था, मतलब प्रॉफिट को ऐड करके भेजा था। बस अपने को अब ये चेक करना है कि पी में कितना प्रॉफिट ऐड है, पी ने कितना प्रॉफिट ऐड किया, बस अपने को ये भेजना है पी ने कितना प्रॉफिट ऐड किया है। तो चलिए, प्रॉफिट इन द अनरियलाइज स्टॉक, प्रॉफिट इन द अनरियलाइज स्टॉक। तो 1,18,868 में प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट के लिए हमको पहले दिखना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखो प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 15 लाख रुपया डिवाइड प्लस 1,80,000 रुपया, कितना आ गया? 16,80,000 रुपया। तो इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना है? 16,80,000 रुपया। अब 16,80,000 में से सारा खर्चा माइनस कर दो। तो सारा खर्चा कितना था? सारा खर्चा कितना था? 10,60,000। 10,60,000 को हटा दिए, कितना आएगा? 6,20,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इनटू कर दीजिए 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6,20,000। सेल कितना है? सेल कितना है? तो जब सेल कितना है भैया? 15 लाख रुपया। सेल कितना है? 15 लाख रुपया। अच्छा सॉरी, पी का बात हो रहा है ना। अच्छा सॉरी, पी का बात हो रहा है, पी का। अरे पी ने प्रॉफिट ऐड किया था ना, तो पी का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलिए पी का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, पहले ये ऐड करते पी का, सॉरी गलती होगा, सॉरी माफ कीजिएगा। पी ने भेजा था ना, तो पी का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा।
अरे पी का तो हिस्सा निकल गया, अब पी का प्रॉफिट निकाल लो। पी का प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो पी का तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आपने इसको ऐड किया, कितना आया 35 लाख रुपया। इसमें से ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 10 लाख रुपया। तो पी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10 लाख रुपया, डिवाइडेड बाई पी का सेल। तो पी का सेल क्या, ये सेल आपने एक्सटर्नल को बेचा था और ये सेल आपने इंटर को, तो यही आपका दोनों सेल है ना। अरे ये आपने जो 23 लाख रुपया है, इस 23 लाख को आपने बाहरी लोगों को बेचा था, और ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये बाहरी लोगों का सेल है, और ये वाला सेल है मतलब दूसरे डिपार्टमेंट को सेल किया था, पर है तो सेल। तो टोटल सेल कितना हो गया, 23 लाख रुपया वाला सेल बाहरी लोगों को बेचा था, और 7 लाख रुपया का जो सेल था वो क्यू को बेचा था। याद करो, पी ने ट्रांसफर किया था, तो जो ट्रांसफर किया था उसके लिए सेल होगा, और जो रिसीव किया था उसके लिए क्या होगा, परचेज होगा। तो जब टोटल सेल की बात होगी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए तो टोटल सेल से आया, हम लोग 23 लाख को ऐड किए, 7 लाख को ऐड किए, हम लोग टोटल सेल से निकाले। टोटल सेल से हमने सारा क्या किया, खर्चा को माइनस किया। तो यहाँ पे टोटल सेल कितना है, 23 लाख रुपया बाहरी वाला सेल है, और 7 लाख रुपया इंटर वाला सेल है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट को जो भेजा था, क्यू को जो भेजा था। तो जो क्यू को भेजा था वो भी तो सेल है, तो दोनों सेल को ऐड करो। 23 लाख रुपया है भैया बाहरी वाला, प्लस 7 लाख रुपया वाला है क्यू को भेजने वाला, इनटू कर दीजिएगा 100, आ जाएगा प्रॉफिट का रेट। तो अब आपका 10 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इनटू कर दीजिएगा 100, प्रॉफिट का रेट आ रहा है 33.33, और 33.33 को बोलते हैं अपने 1/3, 33.33 आ रहा है, कितना आ रहा है 33.33, ठीक है। तो 33.33 आ रहा है यहाँ पे, तो 33.33 को अपने बोलते हैं 1/3। सर 1/3 क्यों बोलते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई ये जो 100 है ना, इसको अगर डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा, 33.333 आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे जो पहले तुमको प्रॉफिट ये वाला दिखा देता हूँ, प्रॉफिट का पहले परसेंटेज निकाल, देखो प्रॉफिट जीपी डिवाइडेड सेल्स, ठीक है, इंटू 100 मत करो, 100 मत करो, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है 100, क्योंकि 33.33 आएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब वैसे भी मैं तुमको दोनों दिखा दे रहा हूँ, दोनों दिखा दे रहा हूँ। ये 10 लाख है डिवाइड बाई 30 लाख, कितना आया 1/3, 1/3 आया। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 1/3। तो एक ये जो मेरा हिस्सा आया है, इस हिस्सा में 1/3 पी का प्रॉफिट है, तो ये जो हिस्सा किसका है, पी का है, इसमें 1/3 किसका हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा है। तो 1/3 कितना आ रहा है 39,623, ये ने यही पी ने क्या निकाला, ऐड किया था प्रॉफिट। तो हम लोगों ने दो चीज किया, पहला हम लोगों ने क्या किया, सर पहले चेक करेंगे पी का हिस्सा कितना है। पी का हिस्सा कैसे निकलेगा, पी का हिस्सा कैसे निकलेगा, जो पी ने ट्रांसफर किया था डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट ऑफ क्यू, इससे आ गया पी का हिस्सा, इससे आ गया रेशियो, ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में, तो क्यू का क्लोजिंग स्टॉक कितना था 1,80,000, अब 1,80,000 में पी का रेशियो कितना है 70 डिवाइडेड बाई 106, 70 डिवाइडेड 106, तो ये पी और क्यू का रेशियो आ गया। तो 1,80,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 70 डिवाइडेड बाई 106, पहले आपने क्या निकाला, रेशियो निकाला ना, देखो ना ये पी का है और ये क्यू का है, तो पी और क्यू का रेशियो निकाला, पी और क्यू का क्या निकाला, रेशियो निकाला। तो पी और क्यू का रेशियो कितना है 70 डिवाइडेड बाई 106, रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो ट्रांसफर किया गया था पी के द्वारा डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इससे पी और क्यू का रेशियो आ गया। यहाँ पे कॉस्ट कौन सा कॉस्ट, ट्रेडिंग वाला आएगा, याद रखिएगा। तो ये रेशियो आ गया 70:106। अब जो क्यू का स्टॉक है, उस क्यू के स्टॉक में ये रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी का हिस्सा आ जाएगा। अब पी के इस हिस्से में, क्योंकि ये तो पी का हिस्सा मतलब पी ने भेजा था, 1,80,000 में पी का कितना हिस्सा है 1,18,000, लेकिन जब पी ने भेजा था तो प्रॉफिट ऐड करके भेजा था, तो पी का प्रॉफिट कितना है, तो पहले पी का प्रॉफिट निकालो, क्वेश्चन में पी का प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो एक काम करो पी का पहले प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू कर दो 100, यहाँ पे 100 मत करना, बेटर रहेगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड सेल कितना 1/3, ये 1/3 पी का हिस्सा है, पी का मतलब प्रॉफिट का रेट है, 1/3 आपका मतलब पी ने जो भी भेजा था उसमें प्रॉफिट कितना था 1/3, तो पी का जो हिस्सा है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/3, ये आ जाएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एडेड है। यही इतना अमाउंट
इतना अमाउंट क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में एडेड है, इतना अमाउंट क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में एडेड है। ठीक है, अब इसका एक तरीका और बता दे रहा हूं यहाँ पे। 1 लाख रुपया, सॉरी 10 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 30 लाख रुपया इंटू कर दीजिए 100, आएगा 33.333333%। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देगा 33.33, इतना ही आएगा। देखिए 1,18,868 11,8868 इंटू 33.33333333% करिए, देखो यही आ रहा है ना, 39623 आ रहा है ना, वैसे में आएगा। तो ऐसे भी करोगे तब भी आएगा, 1/3 करोगे तब भी आएगा, तुमको पता था, बस मैं बता दिया। तो अब ये इतना प्रॉफिट क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में है। अब ये जो प्रॉफिट क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में है, ये जो प्रॉफिट क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में है, इतना प्रॉफिट क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में है, बस यही हमको ऐड कर देना है, यही हमको ऐड कर हटा देना है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एडेड है पी का, क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में, क्यू के क्लोजिंग स्टॉक में जो पी का प्रॉफिट एडेड है, बस वो इसको हटा देना है। इसलिए हटा देना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सेल का पार्ट नहीं होता। तो जब क्लोजिंग स्टॉक सेल का पार्ट नहीं है, तो जो भी स्टॉक में प्रॉफिट एडेड हटा दो। अभी तक सामान बिका नहीं है, तो जब तक सामान नहीं बिका है तो प्रॉफिट को हटाओ, तो आपने प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। तो सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे कंबाइंड वाला खर्चा पहले, अच्छा प्रॉफिट कहाँ से हटेगा, वो कंबाइंड वाले में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख रुपया 6 लाख 20, 10 लाख रुपया 6 लाख 20, सारा ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दिए, सारे खर्चा को हटा दिए। ठीक है, आगे हमारा नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ नेट प्रॉफिट मत वर्ड बोलना, मैं दोबारा बता रहा हूँ नेट प्रॉफिट या नहीं। यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, टू जनरल पीएल अकाउंट, टू जनरल पीएल अकाउंट। तो अब जनरल पीएल में क्या लिखेंगे, देखो जनरल पीएल में क्या लिखेंगे, बाई जनरल पीएल में क्या लिखेंगे, बाई पीएल अकाउंट। ठीक है, पी का नेट प्रॉफिट ये है, क्यू का नेट प्रॉफिट ये है, दोनों नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। ठीक है, अब उसमें से जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो अनरियलाइज प्रॉफिट था वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाए थे, वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट जो कस्टमर को बेच करके आया, ये हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट जो अभी तक मिला ही नहीं है। तो जो प्रॉफिट मिल चुका है और जो प्रॉफिट अभी तक नहीं मिला उसको हटा दो। ये मेरा टोटल प्रॉफिट है, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है। इस टोटल प्रॉफिट में से ये वाला प्रॉफिट मेरा स्टॉक में एडेड था, ध्यान समझिएगा। ये मेरा टोटल प्रॉफिट है जिसमें डिपार्टमेंट पी भी है, डिपार्टमेंट क्यू भी है। दोनों डिपार्टमेंट मिलाकर के टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,62,000, जिसमें से 39,000 का जो प्रॉफिट है वो नहीं मिला है। 2,62,000 मेरा टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 39,000 समथिंग का प्रॉफिट नहीं मिला है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में एडेड था, हमने उसको हटा दिया। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,22,317, ये मेरा हो गया नेट प्रॉफिट। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो तुम्हारे ये जो हम लोग निकाले ना ये वाला अमाउंट, ये बीकॉम में ये दिया हुआ रहता है, बीकॉम में ये दिया हुआ रहता है। ठीक है ना, समझ में आया, बस ऐसे ही है और कुछ नहीं है। तो एक बार तुमको बीकॉम वाले क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे तो सॉल्व दिया हुआ है, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, मैं सोल्यूशन ही दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ, बापरे लेट हो जा रहा है काफी, आओ मैं फटाफट सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। ए बी एंड कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट ए एंड बी, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, एक्चुअली का टाइम फैक्टर बहुत बड़ा रीजन है, टाइम फैक्टर। ठीक है, मैं बहुत वीडियो लेट भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलूँ, ये डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। ठीक है, अगर तुमको समझ में नहीं आएगा ना, आप मेरे को कमेंट कर देना, आप मेरे को कमेंट कर समझ में नहीं आया, मैं लाइव में 1-2 क्वेश्चन हाथ से करा दूंगा। ठीक है, बट अगर समझ में आएगा ना तो एक, एक कमेंट कर जाना, हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को ना अंदर में लगता है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं इतना बोलता हूँ। ठीक है, तो एक बार मेरे को कमेंट करके जाना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर लगता है तारीफ कर सकते हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इन 31 मार्च 2023। ठीक है, सेल्स है दोनों डिपार्टमेंट का, परचेज गुड्स ट्रांसफर बाई डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए, बाई डिपार्टमेंट बी, बी ने भेजा है,
बाई डिपार्टमेंट बी, तो बी के लिए क्या होगा? सेल। टू डिपार्टमेंट ए, ए के लिए क्या होगा? परचेस। ऐसे ही डिपार्टमेंट ए ने भेजा है तो ए के लिए क्या होगा? सेल। किसको भेजा? बी, बी के लिए क्या होगा? परचेस। ये इंटर डिपार्टमेंट का ट्रांसफर, मतलब ए ने बी को भेजा और बी ने ए को भेजा, दोनों डिपार्टमेंट आपस में भेजे, ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट आपस में भेजे, ठीक है। ऐसी अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करूं, फिनिश गुड्स मैं पानी पी के आ रहा हूं, ठीक है। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड डिपार्टमेंट बाई बी टू ए, तो बी के लिए क्या होगा? सेल। और फिनिश गुड ट्रांसफर बाई डिपार्टमेंट ए, ए के लिए क्या होगा? सेल। तो बी के लिए देखो, इसमें क्या? बी टू ए, तो बी के लिए सेल, ए के लिए परचेस। ए टू बी, ए टू बी, तो ए के लिए क्या होगा? सेल, बी के लिए होगा परचेस। आगे पढ़ लीजिए। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक परचेस गुड्स का, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक परचेस गुड्स का ये है डिपार्टमेंट ए और बी का। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ये है। तो दो टाइप का गुड्स ट्रांसफर हुआ है। एक गुड्स जो ये वाला जो ट्रांसफर हुआ ना, ये रॉ मटेरियल ट्रांसफर हुआ। ये दोनों कौन सा ट्रांसफर हुआ है? रॉ मटेरियल, ठीक है। ये दोनों कौन सा ट्रांसफर हुआ है? फिनिश गुड्स। तो इस बार दो टाइप का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी आपस में लेन देन कर रहे हैं और दो टाइप का गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। एक ट्रांसफर कर रहे हैं रॉ मटेरियल का और एक ट्रांसफर कर रहे हैं फिनिश गुड्स का। बात यही है और कुछ नहीं है। आगे पढ़ लीजिएगा। परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, परचेज कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंट एट अ मार्केट सेलिंग प्राइस। ओहो, बोल रहा है ना कि जो, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, बोल रहा है परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एट अ परचेज कॉस्ट। मतलब ये जो परचेज गुड्स है, ये जो परचेज गुड्स है, ये कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है, कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है। तो जब कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है ना, तो आगे वर्किंग नोट 1 बनेगा ही नहीं। अगर गुड्स कॉस्ट में ट्रांसफर हुआ है मतलब प्रॉफिट ऐड नहीं किया है, और जब प्रॉफिट नहीं ऐड किया है तब इसके मतलब झमेला ही कुछ नहीं है, तब तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन 1 की तरह बनेगा। लेकिन आगे पता क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। ये जो फिनिश गुड्स है ना, इसको नॉर्मल सेलिंग पे ट्रांसफर किया है, तो मतलब प्रॉफिट ऐड करके सेल किया है। मतलब ये जो फिनिश गुड्स है ना, इस फिनिश गुड्स में क्या है? प्रॉफिट एडेड है, ये प्रॉफिट एडेड है। तो जहां पर भी प्रॉफिट एडेड है वहां पर आपको वर्किंग बनाना पड़ेगा, वर्किंग कि भैया कितना अमाउंट का प्रॉफिट एडेड है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डज नॉट इंक्लूड एनी गुड ट्रांसफर फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक ए एंड बी में, ओपनिंग स्टॉक जो ए एंड बी का है उसमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एडेड नहीं है। बट याद रखना, मैं लाइव में जो सम्स कराऊंगा ना, उस सम्स में ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट ऐड है और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है, दोनों में प्रॉफिट ऐड है। और वो क्वेश्चन मैं हाथ से कराऊंगा, एकदम एकदम हाथ से लिख कर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों में प्रॉफिट ऐड है। पेड वाले स्टूडेंट को तो इस सब में बहुत पहले करवा दिया था। तो ओपनिंग में भी ऐड है, क्लोजिंग में ऐड है, ठीक है। बट 20% of the closing stock of the finished goods at each department represent the finished goods received from other department। मैंने बोला था ना बीकॉम में ये चीज दिया रहता है कि 20% of the closing stock of the finished goods at each department, each मतलब डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों की बात कर रहा है। तो बोल रहा है ना 20% ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स एट ईच डिपार्टमेंट, मतलब ए एंड बी की बात कर रहा है। रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 20% डिपार्टमेंट बी का है, डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 20% डिपार्टमेंट ए का है। ये बात यहां दे दिया है। और मैंने क्या बोला, सीए इंटर और सेमी इंटर वाले क्वेश्चन यही नहीं दिया रहता है। वहां हम लोग क्या निकालते? कंटेंट रेशियो निकालते। फॉर्मूला क्या था? ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट एट अ ट्रेडिंग, है ना, वो निकालते। पर यहाँ पे ये 20% दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ना क्वेश्चन में आपको ना ये निकाल के दिया हुआ है, ये निकाल के दिया हुआ। तो हमें बस यही निकालना है, हमें बस यही निकालना है, बस हमें बस यही निकालना। समझ गए ना? चलो, accountant A and B has prepared the departmental trading PL account and disclosed the profit 89,000 80,000। मतलब हमको ना ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा अकाउंटेंट था वो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना के दिया था। बोला भैया 89,000 ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का है और 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी का है। तो कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बुक्स ऑफ ए एंड बी डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग बना दिया है तो हमें बस पीएल बनाना है। तो क्या लिखेगा? बाई ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए में कितना? 89,000, डिपार्टमेंट बी में कितना? 80,000 रुपया, ठीक है।
मतलब जनरली हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल बना हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकला हुआ है। तो ये इंटर ट्रांसफर ये सब करने का झमेला नहीं है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। However, it was ascertained that accountant has not considered the interdepartmental transfer of the purchase goods on the argument that since these goods were transferred at their respective department purchase cost, this would not affect the departmental gross profit। मतलब दोनों बात बोल रहा है जो हमारा अकाउंटेंट है थोड़ा पगला टाइप का है, थोड़ा पगला टाइप का है। इसने ना इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को कंसीडर नहीं किया। मतलब हम लोग लिखते थे ना बाई इंटर ट्रांसफर, टू इंटर ट्रांसफर, जो भेजा उसके लिए सेल, जो रिसीव किया उसके लिए परचेस, ये वो नहीं किया है। और क्वेश्चन आगे ही बोल रहा है कि सिंस दीज गुड्स वे ट्रांसफर एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेस कॉस्ट, दिस वुड नॉट अफेक्ट द डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। बोला कोई बात नहीं है, अगर वो भूल गया है ना तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिया हो सही ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन घुमा रहा था, बस आपको घुमा रहा था कि अकाउंटेंट भूल गया था इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर को, फिर कोई बात नहीं है कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला वो सही निकाला है, क्योंकि प्रॉफिट में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। बात सही है, प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, एक ही जगह इंपैक्ट आता है विच इज जनरल पीएल अकाउंट। हम लोग भी देखो ना, जो 39,000 का अमाउंट आया था, देखो ना ये जो 39,000 का जो इम्पैक्ट आया था, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आया था? जनरल पीएल में, देखो और कहीं तो नहीं आया था। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था और जो हम लोगों ने यहाँ पे काइंड ऑफ जनरल पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला था, क्या कोई फर्क पड़ा था? नहीं। तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका इंपैक्ट एक्चुअली यहाँ पे आता है, जनरल पीएल में आता है, ट्रेडिंग पीएल में नहीं आता है। अनरियलाइज प्रॉफिट का जो इंपैक्ट होता है ना वो ट्रेडिंग में नहीं आता, पीएल अकाउंट में नहीं आता, जनरल पीएल में आता है, ठीक है। तो यही बात क्वेश्चन में बोल रहा है, यही बात क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हमारा डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट को कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, सही बोल रहा है। फिर बोल रहा है अदर आइटम्स वेयर शैल बी अपॉर्शन विद डिपार्टमेंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रेशियो। सैलरी, रेंट, डिस्काउंट सबका रेशियो दिया हुआ। एडवर्टीजमेंट को बोला है सेल्स एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर। तो मैं सिंपली एक काम कर रहा हूँ, पहले सैलरी, तो सैलरी बोला 36,000 2:1। तो देखो भैया सैलरी 2:1, 36,000 को डिवाइड कर दिया 2:1 में। फिर बोला रेंट 25,000 को डिवाइड किया 1:1, 12,500 12,500 रेंट, 12,500 12,500। फिर बोला डिस्काउंट रिसीव 15,000 3:2 में, तो 1500 3:2 में। तो देख लो क्या था, डिस्काउंट क्या था, डिस्काउंट रिसीव पीएल बाई डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव पीएल 3:2, 3:2। डेप्रिसिएशन 12,000 5:3, डेप्रिसिएशन 12,000 5:3, ये डिवाइड हो गया ना, डिवाइड करना तुम लोग को सिखा दिया हूँ। एडवर्टीजमेंट बोला 12,600। सेल्स एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सेल्स एक्सक्लूडिंग ऐसा सेल जो इंटर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करके, मतलब इस सेल की बात कर रहा है, कौन सा, ये वाला सेल की, क्योंकि बोल रहा है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर को हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, तो सिर्फ नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं। और ये नॉर्मल सेल्स पे ही होता है, याद रखिएगा। ये जो एडवर्टीजमेंट हम लोग बाहरी लोगों के लिए करते हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं करते, बाहरी लोगों के लिए करते हैं, तो इसको हटाने के लिए बोला, एकदम सही बोला। तो इसका रेशियो निकालो ना, 3 काटो, यहाँ से 3 काटो, कितना होगा, 224 हो गया, 280 हो गया, ठीक है। 2 से काटो, ठीक है, 280 224, ठीक है। यहाँ पे रेशियो आएगा देखिए निकाला एडवर्ट, कुछ किया है क्या, नहीं कुछ तो, नहीं। हाँ देखो यहाँ निकाला 280 और 224, रेशियो क्या था, 280 224, 5:4 आएगा, जो रेशियो आएगा 5:4, ठीक है ना। अरे 2 से करोगे बाद में 5:4 आएगा। तो एडवर्टीजमेंट हम लोग क्या करेंगे, 5:4 में कर देंगे, 7,000 और 5,600, 7,000 और 5,600, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 89,000, 89,000। प्रॉफिट को हटा देंगे, सारा खर्चा को हटा देंगे, आएगा जनरल पीएल अकाउंट 38,900। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 80,600, ये सारा खर्चा को माइनस कर देंगे, आएगा 80,000, आएगा 46,000। मैंने क्या बोला था, अनरियलाइज प्रॉफिट का जो इम्पैक्ट आता है वो जनरल पीएल में आएगा। तो बाई जनरल पीएल अकाउंट, तो पीएल में क्या लिखे थे, टू डिपार्टमेंटल पीएल में क्या लिखे थे, टू जनरल पीएल। तो जनरल पीएल में क्या आएगा, बाई डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ठीक है। 38,900 ए का है और 46 किसका है, बी का है, 46। तो टोटल टोटल प्रॉफिट कितना है, 84,000। तो दोनों डिपार्टमेंट में टोटल प्रॉफिट कितना आया, 84,900, 84,900 ये टोटल प्रॉफिट है दोनों डिपार्टमेंट का। अब सिंपली क्या कर देना है कि जो प्रॉफिट मेरा अनरियलाइज्ड है उसको हटा देना है।
अब क्वेश्चन में बहुत अच्छा एक चीज बोला था, क्वेश्चन में ना बहुत अच्छा एक चीज बोला था, मैं सारा क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, सिर्फ एक चीज फोकस करना। क्या फोकस करना है क्वेश्चन में? देखो जो बोल रहा हूँ, बोल रहा है जो परचेज गुड्स है ना उसको ट्रांसफर्ड किया था कॉस्ट पे, और जो फिनिश गुड्स है उसको ट्रांसफर किया था सेलिंग प्राइस में। इस पर फोकस करना है। उसके बाद बोल रहा है कि 20% क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट ईच डिपार्टमेंट, मतलब दोनों डिपार्टमेंट का, रिप्रेजेंटेड फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। मतलब चाहे डिपार्टमेंट ए हो चाहे डिपार्टमेंट बी हो, डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 20%, उसमें 20% बी का है, डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 20% ए का है। बस यही बोलना चाहता है, बस यही बोलना चाहता है, ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ना, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको क्वेश्चन देखो, क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 48,000। डिपार्टमेंट बी का है 28,000। तो इस 48,000 में, ये जो 48,000 है, इस 48,000 में 20% किसका है? डिपार्टमेंट बी का। ए का क्लोजिंग स्टॉक में किसका, डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक में किसका हिस्सा होगा? बी का। ऐसे ही जो बी का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें किसका हिस्सा होगा? ए का। तो बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 28,000। उसमें 20% किसका है भैया? ए का हिस्सा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो 48,000 जो ए का डिपार्टमेंट है उसमें 20% बी का हिस्सा है। 28,000 जो डिपार्टमेंट बी से बिलोंग करता है उसमें 20% किसका हिस्सा? ए का हिस्सा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ए में किसका हिस्सा होगा? बी का। बी में किसका हिस्सा होगा? ए का। बस यही क्वेश्चन बोल रहा है। और ये हिस्सा का परसेंटेज दे दिया है 20%। ठीक है, 20%। चलो, तो ए में किसका स्टॉक इंक्लूडेड है? बी का। और बी में किसका स्टॉक इंक्लूड है? ए का। तो यही सेम चीज यहाँ पे आपको वर्किंग में दिया रहेगा। देखिए वर्किंग में, वर्किंग में डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 48,000। उसका 20% मतलब 9600। 9600। तो ये 9600 किसका है भैया? डिपार्टमेंट बी का है। ए में किसका स्टॉक इंक्लूड है? बी का। ठीक है। ऐसे डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 28,000। उसमें 20% किसका स्टॉक इंक्लूड है? ए का। ए का। तो अब आप बताइए इस 96,000, ये जो 96,000 है उसमें 96,000 ये किसका हिस्सा है? बी का। 56,000 ये किसका स्टॉक है? ए का। तो ए में बी, सॉरी बी में ए का स्टॉक है और ए में बी का स्टॉक है। ठीक है, ओके। तो सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर गुड्स, बस यही लिखना आपको, ट्रांसफर गुड्स। या सिंपली लिखना क्लोजिंग स्टॉक, कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना क्लोजिंग स्टॉक, बस यही लिखना और कुछ नहीं। क्लोजिंग स्टॉक लिखना, डिपार्टमेंट ए लिखना, डिपार्टमेंट बी लिखना। डिपार्टमेंट ए का 48,000, उसमें 20% किसका है? बी का है। तो बी का 20% कितना होगा? 9600। फिर डिपार्टमेंट बी कितना है? 28,000, उसमें 20% किसका? ए का है। तो 5,600 किसका? ए का है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, ओके। अब दिक्कत यही है ना, ये ये 96,000 किसका है? 9600, सॉरी, ये 9600 किसका है? सर बी का है। तो बी का ये हिस्सा है, इसमें बी ने कितना प्रॉफिट ऐड किया था? अब ये निकालेंगे, अब ये निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट का परसेंटेज देखना पड़ेगा कि बी ने कितना प्रॉफिट ऐड करके भेजा था। क्या क्वेश्चन में कहीं पर बोला है, क्या क्वेश्चन ने कहीं बोला है कि जब डिपार्टमेंट बी भेज रहा था ए को, कितना परसेंट का प्रॉफिट ऐड किया? क्या कुछ बोला है इस पूरे क्वेश्चन में? कहीं कुछ बोला है क्या? डिपार्टमेंट बी जब भेज रहा था ए को तो कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करके भेजा है? क्या बोल रहा था? नहीं। ऐसे ही डिपार्टमेंट ए जब भेज रहा था डिपार्टमेंट बी को, कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करके भेजा? ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है। तो सिंपली मैंने तुमको बोला था प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो एट द एंड तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही पड़ गया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट कहां से बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे टोटल सेल से, आ जाएगा प्रॉफिट का परसेंटेज। तो जीपी डिवाइडेड बाय सेल इनटू करेंगे 100। तो देखो ना हम लोग वर्किंग में क्या बनाए हैं? ग्रॉस प्रॉफिट।
देखो ना, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स को ऐड करते और सारे खर्चे को माइनस करते। तो ये मेरा नॉर्मल सेल था जो कस्टमर लोग को किया गया था। ये मेरा ट्रांसफर था। अच्छा, कौन सा ट्रांसफर? सिर्फ फिनिश गुड्स वाला, सिर्फ फिनिश गुड्स वाला। क्यों? क्योंकि परचेज वाला, ध्यान सुनिएगा, फिनिश गुड्स वाला, देखो ट्रांसफर, ट्रांसफर, एक मिनट तुमको दिखा रहा हूँ, इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा, समझ रहा। अब ये जो परचेज गुड्स है ना, परचेज गुड्स है, क्या परचेज गुड्स में प्रॉफिट एडेड है? क्या परचेज गुड्स में प्रॉफिट एडेड है? नहीं, परचेज गुड्स प्रॉफिट एडेड नहीं है। जब फिनिश गुड्स का ट्रांसफर हुआ था तभी प्रॉफिट एडेड था। मतलब ये वाला इनवाइस प्राइस पे भेजा था, मतलब प्रॉफिट ऐड करके भेजा था। परचेज गुड्स, देखो यहां बोला ना कि जो परचेज गुड्स है वो कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है, जो फिनिश गुड्स है वो सेलिंग प्राइस पे हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में, ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स आएगा, क्योंकि प्रॉफिट यहीं पे एडेड है। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कहां ऐड है? फिनिश गुड्स में। प्रॉफिट कहां एडेड है भाई? फिनिश गुड्स में। तो जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स होगा। ठीक है, तो मैं तुमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, चलो। ठीक है, ये बना लो ना ट्रेडिंग अकाउंट, ये बना लो ना। डिपार्टमेंट ए और बी, ये ए हो गया और बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया। ठीक है ना? अब यहां पे लिखेंगे पहला, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। देखो यहाँ पे एक्चुअली बना हुआ है, पर मैं तो कुछ यहाँ बना दे रहा हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ क्या? एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ क्या? सेल्स दिया हुआ है, ये तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? परचेस देख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक बारे में कुछ बोला था ना? हाँ, मिल गया। देखो यहाँ पे स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। मतलब ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है नहीं, यहाँ पे नील कर देंगे। ठीक है, नील कर देंगे। फिर परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है ना। प्रॉफिट की हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं किसके लिए? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। और ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट का रेट निकालेंगे। तो परचेज गुड्स में प्रॉफिट एडेड नहीं है, तो जब परचेज गुड्स से प्रॉफिट नहीं एडेड है तो उसको इग्नोर मारेंगे। अब लोग फिनिश गुड्स की बात करेंगे, फिनिश गुड्स की बात करेंगे। बाई डिपार्टमेंटल बी टू ए, तो बी ने ट्रांसफर किया, तो बी के लिए क्या होगा? सेल। और ए के लिए क्या होगा? परचेस। तो बी ने ट्रांसफर किया तो लिखेंगे बाई इंटर ट्रांसफर। तो बी के लिए क्या है? सेल। 5600 है क्या? 56,000 है, तो बी के लिए क्या होगा? सेल। और ए के लिए क्या होगा? परचेस। बी टू ए ना, तो बी के लिए क्या होगा? सेल। ए के लिए होगा परचेस। लिखेंगे टू इंटर ट्रांसफर। तो ए के लिए क्या होगा? परचेस। ठीक है, अब आते हैं बाई ए टू बी, बाई ए टू बी। तो ए के लिए क्या होगा? सेल। बी के लिए क्या होगा? परचेस। ए के लिए सेल कितना? 80,000। तो ए के लिए हो गया सेल 80, 60,000, सॉरी 60,000। तो बी के लिए क्या होगा? परचेस 60,000। ठीक है, तो ए टू बी ना, तो ए के लिए क्या है? सेल, और बी के लिए क्या होगा? परचेस। बात खत्म। हाँ सर। बात करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग फिनिश गुड्स का ही लेंगे 48 था, क्योंकि परचेज गुड्स को इग्नोर करना है, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है ना। तो प्रॉफिट किस स्टॉक में एडेड है? परचेज में एड है क्या? रॉ मटेरियल में एड है क्या? नहीं सर, सिर्फ फिनिश गुड्स में एड है, इसलिए फिनिश गुड्स का लेंगे। ठीक है, तो 48,000 इसका लेंगे, 48,000 28,000। 48,000 28,000। ठीक है, बाई सेल्स, सेल्स 2,80,000 2,24,000, 2,80,000 2,24,000। ठीक है, कोई भी क्या इनडायरेक्ट वाला खर्चा है?
कोई भी क्या इनडायरेक्ट वाला खर्चा देख लो, सैलरी पीएल का पार्ट है, रेंट पीएल का पार्ट है, डिस्काउंट रिसीव पीएल का पार्ट है, डेप्रेशन पीएल का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट पीएल का पार्ट है। तो कोई भी डायरेक्ट वाला खर्चा नहीं है जो ट्रेडिंग से बिलोंग करता है। कोई भी कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट वेजेस कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब ऐड करेंगे, ए को ऐड करेंगे। ए का कितना है भाई? 60,000 प्लस 48,000 प्लस 2,80,000 कितना है? 3,88,000। 3,88,000 माइनस 56,000 कितना हो गया? 3,32,000। ऐसे बी का ऐड करो, 56,000 प्लस 28,000 प्लस 2,24,000 कितना है? 3,08,000। 3,08,000 माइनस करो 60,000, 2,48,000। अब निकालना हम लोग को जीपी, हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग सीडी, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब निकालना रेट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। लिख लो ना, ये लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो, कोई बुक में ऐसे नहीं सी दिया हुआ है, बुक में स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले मैं डिपार्टमेंट ए की बात करता हूँ। फॉर्मूला क्या है भाई? जीपी डिवाइडेड बाई सेल इनटू कर दीजिए 100। तो जीपी कितना है ए का? ए का जीपी कितना है? 3,32,000। सेल, तो सेल में हम लोग दोनों दोनों लेंगे, इंटर ट्रांसफर भी लेंगे और नॉर्मल सेल भी लेंगे। तो 60,000 प्लस 2,80,000, तो सेल कितना हो गया? 3,40,000 इंटू कर देंगे 100, परसेंटेज में आएगा 3,32,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000 इंटू कर देंगे 100, कितना आएगा? 97.65। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम लोग को क्वेश्चन वाला ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। मेरे दिमाग से निकल गया, देखो ना, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि मेरा मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ना, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट अलग आया, क्योंकि ये लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट दिया था 89,000 और 80,000, और आगे बोल दिए इससे कोई हमारा इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें यही वाला ग्रॉस प्रॉफिट लेना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, तो 89,000 हमको यही ग्रॉस प्रॉफिट लेना जो क्वेश्चन में दिया था, 80,000 रुपया। गिवन इन क्वेश्चन लिख देंगे, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम लोग ना ये सब मत लिखना, बस ऐसी वर्किंग में दिखा देना, ऐसी वर्किंग में दिखा देना, ये सब मत दिखाना, ये सब मत दिखाना, क्योंकि देखो ना ऑलरेडी क्वेश्चन में ना ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया था हमें भी वही लेना पड़ेगा। समझो मेरी बात, जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिया तो हमें बस वही लेना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात? तो सिंपली हम लोगों ने यही ग्रॉस प्रॉफिट लिया है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो जैसे मैंने करवाया वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे मैंने करा वैसे ही करना पड़ेगा। तो ध्यान समझना, अभी छोड़ दो, अभी अभी छोड़ दो कि जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया है ना, तभी छोड़ दो, जो बोला भूल जाओ। सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ ना, बस यही करना, ठीक है। लाइव में जो सम्स कराऊंगा ना, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो उस टाइप का सम्स कैसे होगा बता दूंगा, अभी भूल जाओ, अभी जो मैंने बोला भूल जाओ। सिंपली देखो ना, सिंपली देखो ना, हमारा इंटर ट्रांसफर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेल लोगे, कौन सा सेल लोगे, कौन सा लोगे? जिस सेल में प्रॉफिट एडेड है, तो ये वाला सेल में प्रॉफिट एड है और ये वाला सेल में प्रॉफिट एडेड है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग सेल लेंगे, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 89,000, तो यहाँ पे 89,000 आ जाएगा। जब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा फिर वही लेंगे, ये रखो। और एक क्वेश्चन में कराऊंगा जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। इसके पहले जो बोला हूं वो भूल जाना, अभी भी सी रखो, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, तो फिर हम लोग यही लेंगे, 89,000 डिवाइडेड बाई इंटर ट्रांसफर प्रॉफिट एडेड है और सेल में प्रॉफिट एडेड है, तो जो सेल में प्रॉफिट एड है वही लेंगे। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000, 3,40,000 इंटू कर देंगे 100, तो 89,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000 100 कितना आ रहा है? 26.176%। अगर मैं बी की बात करूं, एक्चुअली बी की बात करूं, बी का भी दिया हुआ 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ ना, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ हम लोग वही लेंगे, ठीक है। लाइव में क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। इसका सेल निकालते, ये वाला सेल में प्रॉफिट ऐड है, ये वाला, ठीक है। हम लोग वही सेल लेंगे जिस सेल में प्रॉफिट एडेड है, तो इंटर ट्रांसफर में प्रॉफिट ऐड है वो वाला लेंगे, प्लस जो सेल है इसमें प्रॉफिट ऐड है वो भी लेंगे।
तो 2,80,000, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैं समझा दिया। 2,80,000 डिवाइड बाय 2,80,000, 80,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000 कितना रहा है? 28.57%। ठीक है, परसेंट। ओके, तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए। यही सेम चीज देखो आपको सोल्यूशन में दिया हुआ, यही सेम चीज सोल्यूशन दिया हुआ, देखो सोल्यूशन दिया हुआ, देखो सेल्स में सेल्स, ट्रांसफर कौन सा ट्रांसफर? फिनिश गुड्स वाला। कौन सा ट्रांसफर? सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स वाला। ठीक है, तो ये ऐड हो गया 3,40,000, ये हो गया 2,80,000। 26.18 हम लोग अभी है 28.57, देख लो 26.17 तो 7 तो 18 भी तो हो जाएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, ये सेम आया हमारा भी आया, सेम आया हमारा भी। ठीक है, अब याद है, अब यहाँ पे आ जाओ, प्रॉफिट निकाल लिए, प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए, प्रॉफिट निकाल लिए। ठीक है, बस याद रखना जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया वो ले लेना, और जिस जिस सेल में प्रॉफिट ऐड है वही सेल लेना। तो जब कस्टमर को तुमने सेल किया था उसमें प्रॉफिट ऐड है, जो तुमने कस्टमर को सेल किया था उसमें प्रॉफिट ऐड है, और इंटर ट्रांसफर में वही ट्रांसफर लेना जिसमें प्रॉफिट ऐड है, क्योंकि रेट निकाल रहे हो ना ग्रॉस प्रॉफिट का, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालने के लिए वही ट्रांसफर करो, वही सेल लेना पड़ेगा जिसमें प्रॉफिट ऐड है। तो फिनिश गुड्स वाला जो ट्रांसफर हुआ था इसमें प्रॉफिट ऐड था, इसलिए सेल में आ गया, और नॉर्मली जो तुमने कस्टमर को बेचा था इसमें भी प्रॉफिट ऐड है तो आ गया। तो दो सेल में प्रॉफिट ऐड है, तो यही दोनों यहाँ पे आया है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो 9600 है, ये बुझिएगा 9600, इस 9600 में ये जो स्टॉक है ये किसका स्टॉक है? बी का। तो बी का कितना प्रॉफिट है? देखिएगा बी का कितना प्रॉफिट है? 28.57। तो बी को मल्टीप्लाई कर देंगे 96,000 इंटू 28.57, तो बी का कितना प्रॉफिट है? 2743, 2743। ऐसे ही 5600 किसका स्टॉक था? बी में। तो बी में किसका स्टॉक होगा? ए का स्टॉक होगा। तो 56 में क्या करेंगे? ए का प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बी में किसका स्टॉक है? ए का। तो ए का कितना स्टॉक है? 5600। अब 5600 में ए ने प्रॉफिट कितना ऐड किया था? तो ए का प्रॉफिट कितना है? 26.18। तो 56 में 26.18 मल्टीप्लाई करेंगे 1400, 14,600। अब दोनों प्रॉफिट को ऐड कर लो, तो दोनों अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया? 2741, 2743 प्लस 1466, ये हो गया दोनों का प्रॉफिट। अभी लास्ट समझा दे रहा हूं, डिपार्टमेंट ए में किसका प्रॉफिट ऐड होगा सर? बी का। डिपार्टमेंट बी में किसका प्रॉफिट ऐड होगा? ए का। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बी का स्टॉक कितना है? 96। तो जिसका स्टॉक उसका प्रॉफिट। तो बी का स्टॉक कितना है? बी का स्टॉक कितना है डिपार्टमेंट ए में? ए में बी का हिस्सा कितना है? 20%। तो भैया 48,000 20% कितना? 9600। तो ये जो 9600 का स्टॉक है वो किसका है? बी का। तो बी ने 9600 भेजा था, मतलब डिपार्टमेंट ए में किसका स्टॉक है? बी का। तो बी का कितना स्टॉक है? 9600। अब देखेंगे बी का प्रॉफिट का रेट क्या है। तो 9600 में बी का प्रॉफिट रेट कितना था? 28.57। तो बी ने इतना अमाउंट का प्रॉफिट ऐड किया था किसके अंदर? ए के अंदर। तो ए के अंदर 2743 का प्रॉफिट ऐड किया था किसने? बी ने ऐड किया था। ऐसे ही बी वाले स्टॉक में किसका प्रॉफिट ऐड होगा? ए का ऐड होगा। तो बी का कितना, बी में ए का स्टॉक कितना था? 5600। तो ए का प्रॉफिट कितना है? 26। तो 56 में 26 से मल्टीप्लाई कितना? 1466 रुपए। तो अब दोनों प्रॉफिट का ऐड कर दो, कितना है? 42109। और इसका पार्ट क्या आएगा? कहां पे आएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अब अनरियलाइज प्रॉफिट में क्या लिखेंगे? ये जो दोनों का प्रॉफिट था ये आया था, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट हटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, दोनों ए प्लस बी कितना आया था? 4290, 4290। ठीक है, तो इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आया था, क्योंकि मैंने तुमको बताया था अनरियलाइज प्रॉफिट का जो इंपैक्ट आता है वो सिर्फ जनरल पीएल में आता है। तो जनरल पीएल में दोनों का प्रॉफिट ऐड कर दिए तो ये अमाउंट आया। तो ये मेरा क्या है? टोटल प्रॉफिट। ये मेरा क्या है? टोटल प्रॉफिट। इस टोटल प्रॉफिट में ये वाला प्रॉफिट नहीं मिला है, तो जो प्रॉफिट नहीं मिला है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा ये वाला प्रॉफिट, मतलब ये हमें मिल चुका है, ये वाला प्रॉफिट हमारा क्या मिल चुका है। दिस इज द नेट प्रॉफिट। तो होपफुली डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट कर जरूर बताना आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग समझ में आया या नहीं आया। और लाइव जुड़िएगा शाम को 6 बजे, उसमें मैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का 3 सम्स कराऊंगा, एक अपने हाथ से कराऊंगा
और जो मैं हाथ से क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। अब भाई सुबह सुबह तुमको वन शॉट पार्ट भी आएगा जिसमें दो चैप्टर इंक्लूड रहेगा, ब्रांच अकाउंटिंग और आपका हायर परचेज। प्लीज वीडियो को शेयर करना, दोस्तों को भी रिकमेंड करना। मिलते हैं सुबह वाले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अब भाई कमेंट करके जाना।